ओके सी अपना अभी नया टॉपिक चालू हो रहा है टीडीएस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्टेस्ट टेस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक टीडीएस एंड टीसीएस। लेकिन पहले टीडीएस करेंगे, बाद में करेंगे टीसीएस। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। लेकिन वो बाद में, पहले टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो इसी ईयर ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट में है। पार्ट 1 एक कीवर्ड है मेरा, इस कीवर्ड के थ्रू कुछ पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाऊंगा मालूम पड़ेगा। एंड फिर देर इज समथिंग अबाउट पेयर एंड रिसीवर। ये क्या है समझने मत जाओ, खाली देख लो कि अपना चैप्टर किस तरह से डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 इज वन कोडवर्ड पेयर रिसीवर का थियरी। सेकेंड पार्ट इज सेक्शन वाइज नोट्स। थर्ड पार्ट इज जनरल नोट्स। इस तरह से मैंने चैप्टर को 3 पार्ट में स्ट्रक्चर किया है। और पता है मैंने जिस तरह से टॉपिक को ऐसे डिवाइड किया ना, दैट विल बी द रीजन कि तुमको टॉपिक में कॉन्फिडेंस आएगा। यही चैप्टर अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा दूं ना, भयंकर कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, जिस तरह से मैंने टॉपिक को ये 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड टॉपिक लिटिल बिट सिंपल एंड कंट्रोलेबल एंड बिट कॉन्फिडेंट इन दिस। तो सी, धीरे धीरे समझेगा मैंने क्या स्कीम से चैप्टर बनाया है। लेकिन पहले एक काम करते हैं, ये पार्ट 1 पे फोकस करना है। लेकिन उसके भी पहले एक और चीज, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बाद में। सबसे पहले मुझे एक चीज बतानी है, टीडीएस का मतलब क्या होता है। टीडीएस मतलब हम लोग बहुत बार कोई पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो हम पेमेंट करते अपने लिए पेमेंट है, लेकिन सामने वाले की इनकम है। लेकिन सामने वाला इनकम कमा के टैक्स नहीं भरेगा, तो इस बात का गवर्नमेंट को डर है। गवर्नमेंट को हमेशा डर रहता है कि कमाने वाले चोर है, टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे। इसलिए सिस्टम ही बना दिया है कि अपने कमाने वाले के भरोसे रहेंगे नहीं। जो बंदा कमा रहा है उसको जो बंदा पे कर रहा है, पे करने वाले को ही बोला है कि उसको पूरा पे ही मत कर, क्योंकि हम पे कर देंगे तो वो कमा के शायद टैक्स नहीं भरेगा। इस बात का गवर्नमेंट को हमेशा डर रहता है। इससे लॉ ने क्या किया है कि अपने को कमाने वाले पे तो ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने कमाई पे टैक्स नहीं भरता है। इससे उसको जो पेमेंट करता है ना, उसको जो इनकम हाथ में दे रहा है ना, पेयर, पेयर को टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास जमा करना है। और टीडीएस का सिस्टम क्या होता है, मतलब हम लोग एग्जैक्टली जो टैक्स होता है वो नहीं काटते। अंदाज से 10%, 5%, 2%, एडहॉक परसेंटेज से टीडीएस कटता है। एडहॉक मतलब नॉट द एक्चुअल टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इनकम सामने वाले को दे रहा हूँ, तो सामने वाले को तो स्लैब रेट से टैक्स आएगा ना। लेकिन जब मैं टीडीएस काटूंगा तो स्लैब रेट्स वगैरह नहीं, ऐसे ही 10%, 5% जो गवर्नमेंट ने परसेंटेज प्रिस्क्राइब की है, वो हिसाब से टैक्स काटूंगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या सोचती है, एक्चुअली सामने वाले का क्या टैक्स है छोड़ो ना, एक बार 10-5% के नाम पे कुछ तो गवर्नमेंट को मिल गया। वो बोलते ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दैट मीन्स टीडीएस में हमेशा याद रखना, इट इज नॉट द एक्चुअल टैक्स जो हम लोग काट के देते हैं, इट इज एडहॉक 10%, 5%। एडहॉक मतलब ऐसे अंदाज से 10-5% जो गवर्नमेंट ने बताया उतना काट के दे दो। और एक चीज, इस चैप्टर में ना अपने को पेयर बन के सोचना चाहिए। तुम लोग पता है कोई भी ट्रांजेक्शन में 2 पार्टी होता है, पेयर, रिसीवर। इनकम रिसीवर की होती है, और रिसीवर बन के सोचोगे ना तो चैप्टर समझेगा ही नहीं कभी। ये चैप्टर में अगर सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, थिंक फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर मैं किसी को पे कर रहा हूं, तो इनकम भले सामने वाले की है, लेकिन जो इनकम कमा रहा है उसके एंगल से मत सोच। यू टू थिंक फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो टीडीएस कौन काटता है? पेयर। पेयर का जिम्मेदारी है टीडीएस काटना, तो पेयर बन के सोचो। कि तुमको अभी ये बहुत छोटा पॉइंट लग रहा होगा ना, लेकिन ट्रस्ट में, अगर तुम्हारा सोचने का तरीका ही गलत हो गया ना, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। और गलत तरीका मतलब जो रिसीवर है उसके एंगल से सोचोगे तो। और सी, बाय डिफॉल्ट अपने मालूम है इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स इज इनकम का टैक्स, और इनकम तो रिसीवर की होती है। तो हम लोग नेचुरली ना रिसीवर बन के सोचने लगते हैं बहुत बार। लेकिन प्लीज इस चैप्टर में ना रिसीवर बन के मत सोचना, पेयर बन के सोचना। जो टीडीएस काटना पेयर का हेडेक है। और तुम लोग पता है टीडीएस काटना मतलब पेयर के लिए भयंकर टॉर्चर है। क्यों टॉर्चर है मालूम है? ये देखो, लुक हियर।
ये जो चीजें बोल रहा हूँ ना, ये चीजें ना तुमको लगेगा कि बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन था स्टार्टिंग का। ये देखो मैंने क्या बोला, टीडीएस के चैप्टर में यू टू थिंक फ्रॉम, ये पढ़ो क्या लिखा है, थिंक फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि पेयर को बोला है कि जो रिसीवर है ना उसको नेट अमाउंट दे और टीडीएस काटा हुआ गवर्नमेंट को दे दे। और पता है पेयर के लिए टीडीएस एक टॉर्चर क्यों है? सुनो डायलॉग सुना मेरा, कटे हुए टीडीएस को वक्त पे जमा करो, अगर उसमें देरी होगी तो इंटरेस्ट भरो, और कल को टीडीएस जमा करना भूल गए तो अपने को पेनल्टी लगता है। और जिन जिन का टीडीएस काटा उसका पैन नंबर लो, उनको टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करो, साल में 4 बार टीडीएस का रिटर्न फाइल करो। ये सब चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमको क्या गिना रहा हूँ, टेंशन गिना रहा हूँ। अरे आज मैं किसी पार्टी को पे करता हूँ तो पेयर लोग को टेंशन है। बताओ टीडीएस काटने में टेंशन क्या क्या होता है बताओ। सामने वाली पार्टी को 100 के बदले 90 देने में प्रॉब्लम नहीं है। अरे 10 रुपया टीडीएस काट के 90 देना तो ठीक है ना। जहां मैं 100 रुपये का चेक बना रहा था 90 का चेक बना दूंगा। तकलीफ उसमें नहीं है, तकलीफ किसमें कि जो टीडीएस काटा है ना वो सिस्टमैटिकली अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना पड़ता है। और अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं किया, देरी होगी तो इंटरेस्ट, भूल गए तो पेनल्टी, और एक्सट्रीम केस में जेल भी जाना पड़ता है। और जिसका टीडीएस काटा उसका पैन नंबर लो, उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करो, साल में 4 बार टीडीएस का रिटर्न फाइल करना, और खुद को भी एक टैन नंबर लेना पड़ता है। टैन मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। मतलब ये सब मगजमारी गिना रहा हूँ, ये सब जो चीजें मैंने फटफट बोल दी ना, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि ये सब तुमको पता होना चाहिए। ये सब चीज मैं विस्तार में पढ़ाऊंगा, लेकिन पता है कब? यहाँ पर जनरल नोट्स के टाइम। लेकिन क्या है, जो भी मैंने अभी बातें बोली थोड़ी बहुत तो तुम लोग ने सुनी होगी। मैं बेसिकली बातें करके क्या फीलिंग देना चाहता हूँ कि टीडीएस काटना पेयर के लिए हेडेक है, और टीडीएस का एक एक सेक्शन है ना पेयर को टॉर्चर कर रहा है, रिसीवर को कुछ नहीं है। रिसीवर का तो मालूम है कैसा है, देखो भाई आप लोग पूरा अमाउंट दोगे तो पूरा रख लेंगे, काट के दोगे तो नेट अमाउंट रख लेंगे। ओनली डिफरेंस इज पूरा अमाउंट मिला खुद से टैक्स भरना पड़ेगा, कट गया है तो उतना एडजस्ट हो जाएगा। मतलब रिसीवर के लिए कुछ कॉम्प्लायंस बर्डन नहीं है, ऑल दी कॉम्प्लायंस बर्डन लाइज ऑन दी पेयर। इसलिए ये चैप्टर में कभी भी शुरू करता हूँ ना, थोड़ी देर तक मैं ऐसा माहौल बनाता हूँ, हाय राम पेयर के लिए टॉर्चर है, पेयर के लिए टॉर्चर है। और टॉर्चर क्या है मैंने तुमको गिना ही दिया, और रट लो मैंने जो बोला था। टीडीएस काटने में टॉर्चर क्या है? बायहट करो, है बायहट करना है। कटे हुए टीडीएस को वक्त पे जमा करो अगले महीने की 7 तारीख, भूल गए तो इंटरेस्ट, सॉरी भूल गए नहीं, लेट हो गया तो इंटरेस्ट, भूल गए तो पेनल्टी, एक्सट्रीम केस में जेल। जिसका टीडीएस काटा है उसका पैन नंबर लो, उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करो, साल में 4 बार टीडीएस का रिटर्न फाइल करो, और खुद को भी एक टैन नंबर लेना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लायंस बर्डन फॉर द पेयर। तो इन शॉर्ट पेयर बन के सोचते हैं कहा। अब मैं चालू कर रहा हूं चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। उसी अपना पार्ट 1 में कीवर्ड है ना, और पता है पार्ट 1 में मेरा फोकस क्या होगा? तुम लोग को सब थ्रेशोल्ड लिमिट और परसेंटेज याद करवाना है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एक अमाउंट होती है कि अगर 10,000 के ऊपर गया तो टीडीएस काटना है, 15,000 के ऊपर गया तो टीडीएस काटना है। ऐसे अमाउंट्स का तुम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। तो कुछ लिमिट्स होती है कि वो लिमिट क्रॉस हुई तो टीडीएस काटना है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। तो मेरा इस चैप्टर में शुरुआत में फोकस क्या होता है, मैं बच्चों को सब थ्रेशोल्ड्स और परसेंटेज याद करा दूं विच सेक्शन। बाद में इस चैप्टर में तो करने के लिए बहुत बातें, लेकिन एक्स्ट्रा बातें स्क्रीन पर देखो। मैं सेक्शन वाइज नोट्स और जनरल नोट्स पे करूंगा। स्टार्टिंग में मैं सब बोलना चालू कर दूंगा ना तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। ये चैप्टर मुझे भी बहुत केयरफुली थॉटफुली पढ़ाना पड़ता है। इस तरह से पढ़ाऊं कि बच्चे को स्मूथली सब कुछ समझ जावे। इससे मैंने क्या प्लान किया है, ये देखो पार्ट 1 में बच्चों को एक कोडवर्ड के थ्रू क्या पढ़ाऊंगा, थ्रेशोल्ड लिमिट एंड परसेंटेज ऑफ टीडीएस। बाकी जो भी एक्स्ट्रा बात करनी मैं कब करूंगा, सेक्शन वाइज नोट्स और जनरल नोट्स में। ओके, तो ये देखो ये थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए ना इधर देखो मैं लिख के रखा है, लुक हियर।
ये देखो मैंने क्या लिखा है इधर, पार्ट 1, और मैंने अपना पूरा कोडवर्ड इधर छाप के रखा है। अब ये कोडवर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन ट्रस्ट में ये कोडवर्ड इतना मैजिकल है ना, पूरे चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा थैंक्स टू दिस कीवर्ड। पहले तो सी ये कीवर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्क्रीन पर देखो, दिख रहे हैं? ये देखो इसकी एक ना ट्यून है, ये ट्यून भी तुमको याद रखना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, थोड़ा तुमको फनी लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में एक बार याद हो गया ना, इसकी मेमोरीज ऐसी जबरदस्त हो जाएगी ना, टीडीएस में अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो सी ये कोडवर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते, टीडी वक्रफ सीपी, टीडी वक्रफ सीपी, टीडी वक्रफ सीपी, टीडी वक्रफ सीपी, यही स्टाइल में याद करना। 3 बार मोनोटोनस ट्यून है, चौथी बार ट्यून चेंज। ओके, ये देखो मेरी ट्यून पे गौर करना, टीडी वक्रफ सीपी, टीडी वक्रफ सीपी, टीडी वक्रफ सीपी, टीडी वक्रफ सीपी। इसको दिमाग में बिठा लो। कोई भी नया ट्यून होता है ना, स्टार्टिंग में अजीब लगता है, लेकिन वो ट्यून जब बार बार बोलते रहते हैं ना, अपने दिमाग में ऐसा बैठ जाता है ना, और टीडीएस जैसा चैप्टर दिमाग में बैठ गया ना, अपने आप में अलग ही अचीवमेंट है। तो व्हाट वाज द ट्यून? सीडी वक्रफ सीपी। फील क्या क्या? सीडी वक्रफ वक्रफ सीपी। और पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये अल्फाबेट को मैं जंबल करके को अच्छा वर्ड भी नहीं बना सकता। तुमको लगे ऐसा कैसा वर्ड बना सीडी वक्रफ, क्योंकि सी अगर ये अल्फाबेट्स को मैं जंबल करके अच्छा वर्ड बनाने जाऊँ ना, तो वर्ड तो चल अच्छा मैं बना भी दूंगा, लेकिन सेक्शंस का लफड़ा हो जाएगा, और सेक्शंस के साथ मस्ती नहीं कर सकते। और सेक्शंस तुम लोग देखोगे ना, इस चैप्टर में सेक्शन एकदम स्ट्रेट सीक्वेंस में है। वो तुमको सीक्वेंस बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले इतना याद करो, इसका कोडवर्ड कैसा था? सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी। अब देखना इसमें सब सेक्शंस कैसे मस्त लाइन में। ये देखो, फील द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन। 192, 193, 194। डिड यू सी द कंटिन्यूटी? अब सब 194 है। अब अपने को ए बी सी डी पता होना चाहिए। तो ये देखो 194 ए के बाद क्या आएगा? बी। तो ये देखो 194 बी, 194 सी, सी के बाद क्या आता है? ए बी सी डी। ई मिसिंग लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, ई वाला सेक्शन भी आएगा, लेकिन वो एक लेटर स्टेज पे पढ़ाऊंगा। ये चीज इधर अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? ई कुछ है, देर इज सम टॉपिक कॉल्ड एनआर टैक्सेशन। तुम लोग के सिलेबस में टॉपिक है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ये उस टॉपिक में पढ़ाना पड़ता है। बट ऐसा मत समझो ई नहीं है, अरे ट्रस्ट में सारे अल्फाबेट्स है। तो ए बी सी डी ई बाद में आएगा, एफ फालतू है। एफ वाला सेक्शन में पढ़ाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि फालतू सेक्शन है, क्योंकि एक ज़माने में होता था, मतलब उसका अभी बहुत रेयर इम्प्लीकेशन है। इससे मैं तो बच्चों को क्या बोलता हूँ, एफ फॉर फालतू, एफ फॉर फालतू, और फालतू चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते। ओके, तो ए बी सी डी ई बाद में आएगा, एफ फालतू है, फालतू चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते। फिर ई एफ जी, देखो जी है, जी एच आई जे, जे के बाद के, जे के नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्राइम विजन। जे के नहीं चाहिए, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, जे के कॉम्पिटिटर है ना हम लोग का यार। तो जे के बाद के नहीं है, तो जे के बाद के नहीं है तो क्या आया? एच आई जे के नहीं है, जे के एल, एल है, बस एल पे बंद हो जाता है। ये आई तो आई का बिछड़ा हुआ भाई है, इधर देखो का भाई है, लेकिन इसको जुदा क्यों रखा है तुमको बाद में ही समझेगा, कि मेरी स्कीम तुमको बाद में समझेगी। लेकिन इसको तुम लोग अलग अल्फाबेट मत गिनो, ये अपने आई का ही भाई है, आई का भाई आई ए, आई का भाई आई ए, तो इधर आई के साथ में ही है, मतलब एक्चुअली एल पे खत्म हो जाता है। लेकिन सी अभी मैंने बोला ना, एच आई जे, जे के नहीं है, लेकिन के काफी टाइम तक नहीं था, लेकिन 1-2 साल से के भी आ गया है। लेकिन मैं तुमको पढ़ाते टाइम के वाला सेक्शन बाद में पढ़ाऊंगा। बट पुराने बैचेस में तो ऐसे ही बोलता था, ए बी सी डी बोलते टाइम जे के नहीं है, वो के था ही नहीं पहले,
लेकिन अभी कुछ 1-2 साल से के वाला सेक्शन भी आ गया है, बट जो भी आएगा इन शॉर्ट सब अल्फाबेट है, खाली बीच में एफ फालतू है, वो सेक्शन फालतू है, हम लोग पढ़ने ही नहीं वाले, वो काम का भी नहीं है। बाकी कहाँ से कहाँ तक था बताओ, ए से लेके एल तक। अब सोचो इतने मस्त सीक्वेंस में अल्फाबेट है, इसको तो छेड़ना रिस्की हो जाएगा। इसने मैंने कीवर्ड है ना जैसा बना वैसा बनाया, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। और उसको याद करने के लिए ये जो मैंने ट्यून बनाई ना, उससे और कुछ बेहतर हो नहीं सकता है। तो ये ट्यून बार बार बोल के दिमाग बिठा दो, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी। तुम लोग को अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे को बोलने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं तो इतने सालों से बोल रहा हूँ, और इतने सालों से बोल रहा हूँ तो बहुत पुराना गाना है, और गाना गाने में मजा आता है जो अपने को पता होता है ना। वो सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी। अभी भी मैं 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में धुन बिठा दूं मैं। ओके, अब है ना, एक बार मोटा मोटी सबका फुल फॉर्म देख लो ना। पहले एक काम करो, मुझे बिगड़ दे के सेक्शन बताओ, याद करना चालू रखो। सेक्शन कैसे दे देखो, 192 था, 193, 194, अभी सब 194 ABCD के साथ। लाइन से बताओ, ए था, बी के अंदर भी ना गौर करना 3 बी है, सिंगल बी, डबल बी, बी ए। क्या था ये देखो, सिंगल बी, डबल बी, बी ए। डिटेल्स नहीं बता रहा हूं मैं, डिटेल बताओ, खाली सेक्शन याद कर। तो देखो 194 ए था, और बी के परिवार में 3 लोग थे, सिंगल बी, डबल बी, बी ए। फिर बी के बाद सी, डी, ई बाद में आएगा, ई एनआर टैक्सेशन में बाद में आएगा। एफ फालतू है, फालतू चीज नहीं पढ़ते। ई एफ जी है, एच आई, आई का भाई भी लास्ट में बैठा है, आई जे, जे के अभी नहीं है, के बाद में आएगा, के भी आएगा बाद में। फिर जे के एल, एल पे बंद हो गया है। लेकिन एक बात बताऊं, इधर तुमको लग रहा है हाँ एल तक ही है क्या, बॉस कई सालों तक है ना एल पे दुनिया बंद हो जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना गवर्नमेंट पागल हो गई है, टीडीएस के सेक्शन पे सेक्शन खोले जा रही है। तुम लोगों को पता है एल के बाद की दुनिया, बताओ सुनो अभी, हाँ जो मेरे कोडवर्ड में नहीं दिखेगी, मैं तुमको अलग से बाद में पढ़ाऊंगा। एल के बाद की दुनिया बता दो, ये देख जल्दी, ये क्या था, एल ए था ना, प्लीज ध्यान देना। एल ए के बाद आता है देखो, एल ए, एल बी, एल सी, एल डी, एल बी ए, एल बी बी, एल बी सी। 7 तो एल है, कैसे मालूम है देखो, ला लब लक लड़ लबा लबब लबक। क्या बोला, ला लब लक लड़, ऐसे बोल, ऐसे याद रहेगा। बॉस तुमको मजाक लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट में ये वाली टेक्निक से ना 7 एल के ऊपर बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है। माना कि वो सो एल से ना मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी से उसका बोलना चालू कर दिया ना, दिमाग में छपना चालू। तो कितने एल है टोटल, 7। एल ए, एल बी, एल सी, एल डी, एल बी ए, एल बी बी, एल बी सी। तो कैसे हो गया, ला लब लक लड़ लबा लबब लबक, लबा लबब लबक, एल बी ए लबा, एल बी बी लबब, एल बी सी लबक। अरे बोलने में मजा आता है। इस तरह से मैं बोलूंगा ना तो 7 आल एल में कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन सोचो अगर ये मैंने नहीं बोला होता ना, ला लब लक लड़ लबा लबब लबक, तो तुमको एल को लेके इतना टॉर्चर लगता है, क्या दुनिया भर के एल पागल हो जाते हैं। लेकिन पता है ये मैंने अभी से बोल के तो रख दिया है, लेकिन फिलहाल प्लीज देखो इधर, अपनी थियरी में एल वाला ही पढ़ाने में आएगा। ये जो मैंने आगे बोला ना, क्या बोला बताओ, ला के बाद में लब लक लड़, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा एनआर टैक्सेशन में। फिर लबा लबब लबक, इसके अलग 3 टॉपिक है। लबा बिजनेस ट्रस्ट के टॉपिक में आएगा, लबब इन्वेस्टमेंट फंड के टॉपिक में आएगा, लबक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के टॉपिक में आएगा। मतलब सेक्शंस तो मैंने इकट्ठे बता दिए, लेकिन अपने थियरी में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में स्प्रेड है। लेकिन अगर मैं स्प्रेड करके ऐसे रैंडमली पढ़ाऊँ ना, तो बच्चों को याद नहीं रहेगा ना। इसे अभी से तुम लोग को दिमाग में बिठा दिया है। देखो एल का परिवार 7 सेक्शन का है, ला लब लक लड़ लबा लबब लबक, एल बी ए, एल बी बी, एल बी सी।
बोलने ही नहीं आता कितने लोग को। ला लब लक लड़ लबा लबब लबक, तो ये एल हुआ ना। फिर सुन, ABCD पूरा आता ही नहीं है तुम लोग को। HIJK, एल के बाद क्या आता है? एल के बाद MNOPQRS, ये सेक्शंस भी है। एस तक है, एस तक। ये इधर देख क्या क्या बोल दिया एल के बाद। एल के बाद क्या बोला? एल के बाद LMNOPQRS, ये सेक्शंस इन दिनों में आए हुए हैं। मेरे कोडवर्ड में इनको जगह नहीं मिली है। एक तो क्या, मेरा कोडवर्ड सदियों पुराना है, मेरा कोडवर्ड चेंज होने को तैयार नहीं है। बट ठीक है ना, इतने कोडवर्ड के इतने सेक्शंस में भी कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो बाद में जो मैंने बताया ना, एल के बाद क्या बताया, MNOPQRS, वो मैं चुटकी में संभाल लेता हूँ, मेरे को उसका टेंशन नहीं है। एक बार मेरे को बच्चा कमिट करे ना कि CD वगैरह CP, CD वगैरह CP, CD वगैरह CP, CD वगैरह CP, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया ना, अदर सेक्शन कैन बी इजीली टेकन केयर ऑफ। अब देखो, ये तो सेक्शंस के बारे में बताया, मतलब सेक्शंस 194S तक जाने वाला है, लंबी गाड़ी है बहुत। बट पता है मैं वो सेक्शंस कहाँ कराऊंगा? प्लीज देखो ना इधर, सेक्शन वाइज नोट्स में कराऊंगा। लेकिन CD वक्र CP जब चलेगा ना, उसमें 194LA पे बंद। और जो सेक्शन मैंने बोला ना, एल के बाद MNOPQRS, वो सेक्शन वाइज नोट्स के अंदर आएगा। बेसिकली क्या, TDS के चैप्टर में कौन सी चीज कब पढ़ानी, वो प्लानिंग से ही वो टॉपिक सिंपल लग सकता है। ओके, तो सी हियर, अब है ना सेक्शंस बता दिया। अब है ना एक बार सबका फुल फॉर्म ऊपर ऊपर से देख लो। एस फॉर सैलरी, डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, ऊपर ऊपर सैलरी, TDS सैलरी का। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अरे CD वक्र का मोटा मोटी फुल फॉर्म याद रहेगा ना, एक बार कॉन्फिडेंस अलग सा जाग जाता है। सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट, सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट। ये क्या था? CD, सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट। ये था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, ये CD था। फिर वक्रफ, वक्रफ यस करो, TDS का नॉलेज तो ये इंटर से होना चाहिए बच्चे को यार। फिर विनिंग्स, यस करो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कमीशन, रेंट, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, याद आ रहा है कुछ? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सुनो एक बार फटाफट सबका मोटा मोटी फुल फॉर्म बताओ। सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट, सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट। फिर विनिंग्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट किया, कमीशन, रेंट, प्रोफेशनल सर्विस का फीस, फीस फीस। फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है अभी समझने मत जाओ, मैं तुमको खाली ऊपर ऊपर से सबका फुल फॉर्म बता के रख रहा हूं, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो सी, अपने को एक कोडवर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता चल गया, सेक्शंस का एक आइडिया आ गया, और इन अल्फाबेट्स का मोटा मोटी फुल फॉर्म बता दिया। अब सुनो, पार्ट 1 में ये देखो, पार्ट 1 में मैंने क्या बोला, मेरा फोकस किस पे होगा बच्चों को, ये देख, थ्रेशोल्ड और परसेंटेज याद कराओ। तो सी, इधर देखो ना, स्क्रीन पर देखो, ये जो खाली खाली डब्बे है ना, इधर मैं थ्रेशोल्ड लिखूंगा, और इधर नीचे दिख रहा है, इधर मैं परसेंटेज लिखूंगा। ओके, तो सी, 1 बाय 1। पहले सैलरी, सैलरी में ना, अगर मैं बॉस हूँ मान लो, और तुम लोग मेरे एम्प्लॉयज हो, तो अगर मेरे एम्प्लॉय का सैलरी मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है, तो ही TDS काटूंगा। मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन मतलब वो स्लैब रेट्स में जो 0% टैक्स आता है ना पहले स्लैब पे, उसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन। तो अगर मेरे एम्प्लॉय का सैलरी मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है, जैसे बेसिक एग्जेम्पशन क्या है बताओ, नॉर्मल स्लैब रेट्स में 2.5 लाख है, और 115 BSc वाले स्कीम में 3 लाख है।
तो जो भी है वो 0% स्लैब वाला जो इनकम होता है ना, उससे ज्यादा कोई सैलरी मुझसे कमाता है तो उसका टीडीएस काटना मेरी जिम्मेदारी है। किसकी? बॉस की। वैसे भी टीडीएस कौन काटता? पेयर। तो इधर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो गई? थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई ना। ये थ्रेशोल्ड इज इफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी इज ग्रेटर देन, क्या बोलना चाहिए? बेसिक एग्जेम्पशन। जो भी मैं लिख रहा हूं ना बॉक्सेस में, वो दिमाग में छाप लो। हाँ, मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन हुआ तो ही टीडीएस काटना है। सी, सैलरी में टीडीएस काटते टाइम बॉस उसकी सैलरी देखेगा, जबकि एम्प्लॉय लोग दूसरी सब इनकम भी कमाते रहते हैं। लेकिन बॉस को क्या बोला है? दूसरी इनकम का पंचायत ही छोड़, तू उसकी सैलरी देख, वो तुझसे सैलरी कितनी कमा रहा है। और सैलरी भी कौन सी मालूम है? जो मंथ टू मंथ देते वो नहीं, बाकायदा कंप्यूटेड सैलरी। तुम लोग ने सीए इंटर में सैलरी का टॉपिक पढ़ा था, वो सैलरी का बाकायदा कंप्यूटेशन होता है। वैसा बॉस है ना, अपने हर एक स्टाफ का कंप्यूटेशन करेगा। मतलब एक्चुअली बॉस एक चार्टेड अकाउंटेंट को नौकरी पे रखेगा और सीए को क्या बोलेगा? अपने यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है ना, सबका सैलरी का कंप्यूटेशन करो। और कंप्यूटेशन के हिसाब से देखना है। इफ द कंप्यूटेड सैलरी एज पर अवर इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड, इफ दैट फिगर इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो टीडीएस काटना है। और काटने के लिए रेट क्या है? स्लैब रेट्स। ये देखो, स्लैब रेट से टीडीएस कटेगा ना। तो इधर देखो, मैं परसेंटेज की जगह क्या लिख रहा हूं? स्लैब रेट्स। एक से ना। तो इन शॉर्ट सैलरी का सेक्शन था 192। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इफ एम्प्लॉय का टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल बोलना मतलब कंप्यूटेड एज पर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, इफ इट इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा एज पर द स्लैब रेट्स। अब पता है, इतनी बात करके 192 एक बार का खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई कोई स्टूडेंट सोचेगा मतलब 192 में और कोई बातें नहीं है पढ़ने लायक? है। हर सेक्शन की जो एक्स्ट्रा बातें ना, एक्स्ट्रा, ये देखो मैं इधर पढ़ाने वाला हूँ। किधर? सेक्शन वाइज नोट्स में। लेकिन शुरुआत में तुमको हर सेक्शन की सब कुछ चीज बताने लगूंगा ना, भयंकर कंफ्यूज हो जाएगा। ट्रस्ट में, मैं अपने सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ ना। इससे सी, शुरुआत में बच्चे को खाली एक ही चीज फोकस करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट एंड परसेंटेज। इस पे जब काबू आ गया ना, फिर एक्स्ट्रा बातें करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। इससे सी, कुछ कुछ चीजों का तुमको ऐसा लगे अभी, सर ये नहीं, सर ने ये पॉइंट नहीं बोला, सर ने ये पॉइंट नहीं बोला। ट्रस्ट मी, एक एक पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन एट अ प्रॉपर टाइम। फिलहाल तो मैं सिर्फ थ्रेशोल्ड और परसेंटेज बताऊंगा। ओके। अब देखो, नेक्स्ट देखना, सेक्शन 193 चालू हो गया है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। सिक्योरिटीज होता है ना, उसका इंटरेस्ट। इसमें भी रूल है कि अगर डिबेंचर इंटरेस्ट हुआ ना, डिबेंचर, तो 5000 तक टीडीएस नहीं कटता। 5000 के ऊपर है तो ही कटेगा। तो इधर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो गया? 5000। और वो भी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हुआ तो। और जो जितने भी मैं थ्रेशोल्ड बताऊंगा ना, पूरे साल का एग्रीगेट है। पर एनम पूरे साल में 5000 तक का इंटरेस्ट है ना, तो टीडीएस नहीं आएगा। 5000 से ज्यादा है तो ही आएगा। और ये 5000 भी डिबेंचर इंटरेस्ट में, बाकी कोई दूसरी सिक्योरिटीज हुई ना, उसमें कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है। हमेशा टीडीएस काटना है। कितना? 10%। अब है ना, थोड़ा पेशेंस रखना कि जितने भी अमाउंट्स आएंगे ना, जैसे अभी मैंने 5000 बोला, थोड़ी देर के बाद कुछ अलग अमाउंट बताऊंगा, फिर कुछ और अमाउंट बताऊंगा। ये सब अमाउंट्स रखने के पीछे भी क्या लॉजिक है, वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन 2 मिनट पेशेंस रखना, मैं एक स्टेज पे पहुंचूंगा ना, तब तुमको लॉजिक बता पाऊंगा। किस बात का?
कि सर ये क्या लॉजिक है कि इतना अमाउंट हुआ तो मत काटो, उसके ऊपर हुआ तो काटो। का लॉजिक अगर समझ गया ना तो ट्रस्ट में अपने को अमाउंट्स याद करने का भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन बताऊंगा, 2 मिनट के लिए पेशेंस रखो। एक बार ये सेक्शन को ऐसे निकाल देते आगे। तो इस सेक्शन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर वो सिक्योरिटी डिबेंचर्स है तो 5000 तक टीडीएस नहीं कटता, 5000 के ऊपर कटेगा। और अगर वो सिक्योरिटी कोई अदर सिक्योरिटी है तो देर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट, चाहे वो 100 रुपया हो कि 500 रुपया, टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, लुक हियर। क्या बोला, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट है तो व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड, ग्रेटर देन 5000 हुआ तो ही टीडीएस कटता है। ओके, 5000 के पीछे गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है बताऊंगा, 2 मिनट पेशेंस रखना। फिर अदर सिक्योरिटीज, अदर्स मतलब ये कोई सिक्योरिटी अदर देन डिबेंचर्स, तो उसमें एनी अमाउंट, एनी अमाउंट मतलब 5 ईयर से कम हो, ज़्यादा हो, कितना भी हो, टीडीएस कटेगा। और इसमें रेट क्या है, 10%। ओके, फिर अगला सेक्शन देखो क्या है, अगला सेक्शन क्या है, डी। डी फॉर डिविडेंड। डिविडेंड में भी टीडीएस कटता है। आजकल तुम लोग को मालूम ही है कि डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के हाथों टैक्सेबल है, तो अगर उसको टैक्स भरना है तो टीडीएस भी तो कटेगा ना, और उसमें भी टीडीएस कटता है। लेकिन इधर भी 5000 का थ्रेशोल्ड है, कि मतलब अगर कोई कंपनी किसी को 5000 तक डिविडेंड दे रही है ना तो टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन अगर कंपनी किसी को 5000 से ज़्यादा दे रही है, तुम लोग देख रहे हो मेरा पढ़ाने का टोन क्या है, कंपनी बन के बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर में मैंने पेयर बन के सोचने को बोला ना, तो मेरा एक्सप्लेनेशन का टोन में भी कैसा होगा ना, मैं अपने आप को पेयर बना बना के बताऊंगा। थिंक फ्रॉम पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम रिपीटिंग डाटा। तो सी, डिविडेंड की केस में पेयर कौन होता है, कंपनी पे करती है ना। तो ये देखो, अगर मैं कंपनी हूँ और मैं अपने शेयर होल्डर को 5000 तक डिविडेंड देता हूँ तो टीडीएस नहीं काटूंगा, और 5000 के ऊपर है तो ही टीडीएस आएगा। तो इधर 5000 का थ्रेशोल्ड है। एंड अगेन ये 5000 का लॉजिक थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, लेकिन एक बार का इसका थ्रेशोल्ड इधर लिख देता हूँ, कितना है, एक सेकंड, मोर देन 5000। परसेंटेज क्या था इसका, 10%। अरे याद करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, हाँ ठीक है ना, याद हो गया। बहुत ऐसे बहुत सारी चीजें, क्या पता किधर एमसीक्यू एमसीक्यू में कहाँ नॉलेज टेस्ट हो जाए, इससे अपने को पूरा छपा हुआ रहना चाहिए। ओके, तो डिविडेंड का थ्रेशोल्ड हो गया 5000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट वाज नेक्स्ट आई, तुम लोग सेक्शन पे भी गौर करो हाँ। ये क्या था, 194 था डिविडेंड ना। अब 194 ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तुम लोग पता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज को छोड़ के ना, तो पता है बेस्ट ऐसे याद रखो, सिक्योरिटीज क्या होता है, सिक्योरिटीज मतलब समथिंग विच इज बेचेबल। जिस चीज को मैं बेच सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। जैसे डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसको हम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो मतलब दीज आर बेचेबल आइटम। तो जो बेचेबल आइटम होती है ना, वो इधर आ गया था, इधर 193 में, वो था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है विच इज नॉट बेचेबल, बेचेबल मतलब उसको मैं बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, तो वैसी चीजों का इंटरेस्ट इधर आता है 194 ए में। तुम लोग को टेक्निक देखो, बहुत मस्त टेक्निक बताई है मैंने। देखो एग्जांपल, बैंक में एफडी होता है, बैंक में एफडी होता है, एफडी को कभी बेच सकता हूँ, मैंने अपनी बैंक एफडी बेच दी, बेच नहीं सकते। तो जो चीज बिक नहीं सकती है ना, जो चीज खरीद नहीं सकते ना, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज के अदर देन सिक्योरिटीज, अदर देन सिक्योरिटी। यू नो, ये मैंने बहुत इनफॉर्मल टेक्निक बताई है, लेकिन ये बहुत पते की बात बता दी है। कितने लोग को यही कंफ्यूजन होता है, ये सर ये कैसे मालूम पड़ेगा 193 194 है, उसमें अगर मैं बोलूँ ना वो सिक्योरिटीज है अदर देन, फिर भी पल्ले नहीं पड़ता कितने लोग को। लेकिन ये चीज बताएं तो दिमाग में उतर जाता है कि अगर कुछ बेचेबल चीज है ना जिसको मैं बेच सकता हूँ, तो वो 193 में आता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोल के। और अगर कोई नॉन बेचेबल आइटम है,
तो उसका इंटरेस्ट इधर आएगा। उसी क्वेश्चन में ऐसा दिया, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। अरे कंपनीज लोग पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेके इंटरेस्ट देती है, तो पब्लिक डिपॉजिट कोई बेच सकता है क्या? नहीं, जिस पब्लिक ने डिपॉजिट किया उसने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट थोड़ी बेच सकते हैं। तो जो भी नॉट बेचेबल आइटम है वो इधर आएगा। तो इनफैक्ट इधर तो बहुत कुछ आ जाता है, इंटरेस्ट और लोन वोन सब कुछ अदर देन सिक्योरिटीज। अब सुनना कि अदर इंटरेस्ट से पता है रूल क्या है? ये देखो ध्यान से, अगर बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले लोगों को इंटरेस्ट देते हैं ना, तो 40,000 तक टीडीएस नहीं काटते। 40,000 फिक्स्ड अमाउंट है, याद करना पड़ेगा, कर लो बाय हार्ट। 40,000 40,000 40,000, तो क्या बोला? अगर मैं बैंक हूँ, पोस्ट ऑफिस हूँ और मैं पब्लिक को 40,000 तक दे रहा हूँ तो टीडीएस नहीं काटूंगा। तुम लोग नोटिस करना, मैं हर एक्सप्लेनेशन में अपने आप को पेयर बना के बताऊंगा। उसी मेरा टोन क्या था? अगर बैंक पब्लिक को 40,000 तक पे कर रही है, सुना, पे करे, पेयर बन के सोचने का। और कोई ऐसा बोले ना कि अगर मुझे बैंक से 40,000 मिला, ये गलत स्टाइल है उसका पढ़ने का। देखा, अगर मुझे बैंक से 40,000 मिला, मिला मतलब रिसीवर बन के ऐसा बात नहीं करने का। एग्जाम में टीडीएस का आंसर भी लिखते हैं ना, आंसर के अंदर अपने को पेमेंट का टोन छलकना चाहिए। तो मेरे पढ़ाने का टोन भी देखो, अगर मैं बैंक हूं तो मैं लोगों को 40,000 तक पे करूंगा ना तो टीडीएस नहीं काटूंगा। 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा तो टीडीएस आएगा। पोस्ट ऑफिस में भी वही है। लेकिन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 40,000 बताऊंगा। मैंने बोला सब लिमिट्स का मैं लॉजिक भी बताने वाला हूं। लेकिन एक बार क्या याद किया, बैंक्स पोस्ट ऑफिस 40,000 तक पे करती है, टीडीएस नहीं काटेगी। 40 के ऊपर है तो टीडीएस आएगा। तो पहले बैंक इंटरेस्ट देती है कि नहीं? अरे बैंक तो भर भर के इंटरेस्ट देती पब्लिक को। किसी का एफडी अकाउंट है, किसी का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो उस पर इंटरेस्ट पे करते ही है ना। बट 40,000 तक नो टीडीएस। बट ये बैंक या पोस्ट ऑफिस हुआ तो टेल मी, क्या ये आई के अंदर खाली बैंक और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट आता है कि सब आता है? बताओ, ये वाले आई में खाली बैंक लोग पोस्ट ऑफिस लोग इंटरेस्ट देते वही आता है कि सब कुछ आता है? सब कुछ आता है। अरे ये आई का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज के अलावा सब। तो बैंक पोस्ट ऑफिस में 40,000 का थ्रेशोल्ड है, लेकिन बैंक पोस्ट ऑफिस के अलावा एनी अदर काइंड ऑफ इंटरेस्ट, एनी अदर काइंड ऑफ इंटरेस्ट, द थ्रेशोल्ड विल बी 5,000। थ्रेशोल्ड विल बी 5,000। इधर लिख देता हूं, फिर इसका लॉजिक बताना है। एक सेकेंड, क्या लिखो इधर? बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस, ये लोग 40,000 के ऊपर देते हैं, क्या देते हैं? इंटरेस्ट, तो टीडीएस आता है, वरना नहीं। और अदर केसेस में, अदर्स में 5,000 था, मोर देन 5,000 हुआ तो ही टीडीएस आता है। और रेट इधर क्या है? 10%। ओके, अब है ना 2 मिनट के लिए शांति से रुक के सोचना पड़ेगा, क्या लॉजिक है सब? 5,000 5,000 40,000 5,000 का लॉजिक क्या है सब? पहले तो गवर्नमेंट एक लिमिट रखती है, और उसमें कहीं 5 तो कहीं 40 तो कहीं 10 कहीं 15। मतलब ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स रखने के पीछे गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या होती है? जैसे देखो माइंड में क्या आएगा, अभी तक देखो सब 5,000 जितना था ये सब, है ना? लेकिन बैंक के केस में 40,000। सुनो, ये जो गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है ना, ये थ्रेशोल्ड लिमिट रखते टाइम गवर्नमेंट को पेयर का ख्याल हो रहा है, पेयर का ख्याल आ रहा है। ये देखो पेयर, मैंने क्या बोला? ये चैप्टर पेयर के लिए टॉर्चर है,
तो गवर्नमेंट पेयर का टॉर्चर कम करने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रख रही है। वो कैसे बताऊंगा, लुक। पहले डू यू एग्री टीडीएस काटना पेयर के लिए हेडेक है? क्यों हेडेक है बताओ? एक बार रिपीट करना पड़े पॉइंट तो ही मैं कन्विंस कर पाऊंगा। हेडेक क्यों है? क्योंकि किसी को 100 के बदले 90 देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कटे हुए टीडीएस को अगले महीने की 7 तारीख को जमा करो। लेट हो गया तो इंटरेस्ट, भूल गए तो पेनल्टी, एक्सट्रीम केस में जेल। जिसका टीडीएस काटा उसका पैन नंबर लो, उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करो, साल में 4 बार टीडीएस का रिटर्न फाइल करो। मतलब टीडीएस क्या काट दिया, जीना हराम हो गया। ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो इस बात का गवर्नमेंट को भी हमदर्दी है। इससे पता है गवर्नमेंट कभी कभी पेयर को रिलीव करने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रखती है। और पता है ये देखो, बैंक में 40,000 का थ्रेशोल्ड क्यों रखा है मालूम है? क्योंकि ये देखो, फील करो मैं बैंक हूं तो मेरे पास लाखों कस्टमर होंगे कि 10-20 कस्टमर है? एक बैंक के पास 10-20 कस्टमर होते हैं कि लाखों लाखों? तो सोचो मुझे लाखों को इंटरेस्ट देना, फील करिए, और हर एक का टीडीएस काटूंगा, पागल हो जाऊंगा। मैं कौन हूं? बैंक। मतलब मैंने बोला टीडीएस काटना पेयर के लिए टेंशन है, तो बैंक इंटरेस्ट के केस में पब्लिक को तो इंटरेस्ट मिल रहा है, पे कौन कर रहा है? बैंक। अब सोचो मैं बैंक हूं, मेरे लाखों कस्टमर है, हर एक कस्टमर को मैं इंटरेस्ट दूं, टीडीएस काट काट के दूं, तो लाखों लोग का लाखों टीडीएस कटा, तो बैंक का काम बढ़ जाता ना यार। इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो एक काम कर दे बैंक, आप लोग को तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट देना होता है ना, तो एक काम करो, जिन जिन को आप 40,000 तक दे रहे हो ना, उनको छोड़ दो, उसका टीडीएस ही मत काटो। तो सोचो 40,000 तक अगर टीडीएस काटना ना पड़े तो पता है बैंक कैसे बोलेगी, हाश, टीडीएस काटना नहीं पड़ा, ना काटना पड़ा टीडीएस, ना उससे रिलेटेड मगजमारी करनी पड़ी। कितना ज्यादा रिलीफ फील होता है बैंक को। और पता है एक बैंक के बाद लाखों कस्टमर में से कितनों को तो 25-30 40,000 तक मिल रहा है, और अगर 40,000 तक छूट दे दी ना, तो कितने सारे कस्टमरों का टीडीएस ही नहीं काटना है। अब अगर मैं बैंक हूं ना, तो मुझे पता है, ये देखो, खाली बड़े बड़े कस्टमर पे फोकस करना है जो मुझसे 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है। और एक बैंक के पास ऐसे बड़े बड़े कस्टमर थोड़े कम होंगे, और कम लोग होंगे तो टीडीएस का कामकाज कम हो जाएगा, तो बैंक का कॉम्प्लायंस बर्डन रिलीव हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैं बच्चों को क्या बताना चाह रहा हूं मैं, हर थ्रेशोल्ड लिमिट के पीछे गवर्नमेंट ने कमाने वाले की चिंता नहीं की थी। अरे कमाने वाले को तो ऐसा मन होता है 2 रुपया भी दे तो काट के दो, चोर लोग टैक्स नहीं भरते इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट ने लिमिट रख के दया किस पे की? कमाने वाले पे नहीं। अरे कमाने वाले पे क्यों रहम करे? कमाने वाले तो उल्टे के चोर होते, टैक्स नहीं भरते, उनको तो हर चीज पे टीडीएस काट के देना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो 40,000 तक छोड़ा, 5,000 तक छोड़ा, ये किस पे दाई? पेयर पे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर में पेयर को बहुत बड़ा टॉर्चर होता है, तो पेयर को रिलीव करने के लिए किया है। ओके, अब मेरे को बताओ, बैंक लोग के लिए 40,000 और बाकी केस में इधर 5,000 था। अरे इधर भी ये थिंकिंग सुनो, जिन लोग के पास बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, उनका थ्रेशोल्ड बड़ा रखना पड़ता है। अब मेरे को बताओ, ये 5,000 डिविडेंड का ही देख लो। अब डिविडेंड के केस में पार्टीज कौन है? कंपनी, शेयर होल्डर। अब बताओ, एक कंपनी के पास शेयर होल्डर होते हैं, इतने शेयर होल्डर नहीं जितने बैंक के पास कस्टमर होते हैं। अरे बैंक में तो हर कोई खाता खोल के आता है, लेकिन कंपनी में हर कोई शेयर होल्डर बनता है? अरे शेयर होल्डर अमीर लोग बनते हैं यार, अपने ऐसे छोटे मोटे लोग तो शेयर में भी पैसा नहीं डालते बहुत बार। तो इन शॉर्ट सी, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि बैंक के पास ज्यादा कस्टमर्स है, लेकिन कंपनी के पास उतने शेयर होल्डर्स नहीं है। मतलब कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट को इतनी दया नहीं आई। बट देन मानना पड़े, कंपनी के पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर होते तो बहुत ही है ना। से लॉ ने बोला ठीक है ना, इतने ज्यादा नहीं है जितने बैंक में कस्टमर होते हैं, इससे कंपनी को थोड़ी छूट दी है। कौन सुना? कंपनी को छूट दी है। ये 5,000 40,000 रख के हम लोग पेयर को छूट दे रहे। तो अगर मैं रिलायंस हूं तो मुझे 5,000 तक की छूट मिली, मतलब क्या कि चलो मैं अपने शेयर होल्डर को
1000, 500, 1300, 1400, 5000 तक, 5000 तक डिविडेंड दूंगा ना तो टीडीएस काटने का हेडेक ही नहीं। तो ना काटना पड़ेगा टीडीएस, ना करना पड़ेगा उससे संबंधित कोई कामकाज। तो कितना रिलीफ फील होता है। और एक्चुअली पता है होता है, रिलायंस जैसी कंपनी में ना कितने लोग तो 1500 का डिविडेंड कमाते हैं। अब ऐसे चिंदी चिंदी शेयर होल्डर का टीडीएस काटना ही नहीं पड़े, काम बचता है ना। अब रिलायंस को पता है क्या करना पड़ेगा, रिलायंस मतलब कोई भी कंपनी कि जो 5000 से ज्यादा डिविडेंड कमाता है ना, वैसे लोग थोड़े कम हो जाते हैं ना, और लोग कम होते हैं तो टीडीएस का कामकाज कम हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, यूजुअली बच्चे है ना रट्टा मार के आते हैं, हाँ इधर ये इधर ये इधर ये। लेकिन मैं तो चाहता हूँ इसके पीछे भी गवर्नमेंट की थिंकिंग समझोगे ना तो फंडामेंटली क्लियर होगा बच्चा। अब पता है आज तुम लोग 4 जन के पीछे बैठोगे ना, उसको जस्टिफाई कर पाओगे इधर 40 क्यों तो बाकी में 5 क्यों। 40 रखना ही पड़ेगा। बेचारी बैंक इतने लाखों कस्टमर लेके बैठी है, उन लोग को तो ज्यादा रिलीफ देना पड़ेगा, और ज्यादा रिलीफ करने के लिए ज्यादा अमाउंट, और जिनको कम रिलीफ देनी है कम अमाउंट। मतलब ये थिंकिंग होती है थ्रेशोल्ड लिमिट डालने के पीछे। और जहां गवर्नमेंट को लगता है ना भाई इसमें टीडीएस काटने में क्या, तेरे को 2-4 लोग को तो पेमेंट देना है, अब 2-4 लोग को पेमेंट देना तो उसमें टीडीएस का कोई काम नहीं बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट छूट ही नहीं देती है। जैसे ये देखो, ये अदर सिक्योरिटीज है ना, तेरे को बताओ सिक्योरिटीज की दुनिया में डिबेंचर से ज्यादा पॉपुलर है ना। अरे तुम लोग इतने साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में डिबेंचर डिबेंचर इतना पढ़ लिया है, बाकी सिक्योरिटीज के बारे में कम सुनने में आता है। तो कम सुनने में आता है मतलब उसमें पैसा डालने वाले लोग भी कम होते हैं। अब लोग कम होते हैं तो जो कंपनी पे करती है तो उसके पास कैंडिडेट भी कम है, तो फिर टीडीएस काटने का इतना कोई बोझा भी नहीं है तो काटो। लेकिन डिबेंचर पे थोड़ा रहम क्यों किया, क्योंकि नहीं यार सिक्योरिटीज की दुनिया में डिबेंचर थोड़ा पॉपुलर है। वो तो स्टूडेंट ने भी अपनी लाइफ में देखा है कि डिबेंचर डिबेंचर इतना पढ़ लिया ना, मतलब शेयर्स के बाद डिबेंचर ही माइंड में आता है। तो सिंस इट इज पॉपुलर देर आर मोर पीपल, तो उसमें कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ सकता है, इसलिए 5000 तक छूट दे दी है। तो बस ये लॉजिक बताना था। अब एक बार बिगर देके ट्राई करना, ये देखो बिगर देके ट्राई करो, याद करते हो ना यार, देखना मत स्क्रीन पर मत देखना, पहले बता रहा हूँ। सैलरी में क्या था, मोर देन बेसिक एग्जामेशन हुआ तो स्लैब रेट्स। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स वाली सिक्योरिटी है तो 5000 के ऊपर, अदरवाइज एनी अमाउंट टीडीएस काटना है 10%। तुम लोग ने लॉजिक सुना होता है ना तो याद करना थोड़ा और सिंपल होता है। डिविडेंड 5000 के ऊपर है तो ही टीडीएस 10%। फिर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसमें बैंक्स और पोस्ट ऑफिस पे तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो 40,000 तक मत काटो, 40 के ऊपर काटो, काटो तो 10% काटो, 10%। और बैंक्स पोस्ट ऑफिस के अलावा जनरल इंटरेस्ट है तो 5000, और 5000 तक नहीं काटना है, 5000 के ऊपर काटना है, कितना 10%। ये जो भी सेक्शन अपने होते आ रहे ना, ये इन सब सेक्शन में ना कुछ एक्स्ट्रा बातें भी है करने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करके रख रहा हूँ। कब पढ़ाऊंगा ये देखो, सेक्शन वाइज नोट्स के टाइम पढ़ाऊंगा। अभी अपना फोकस किस पे, थ्रेशोल्ड एंड परसेंटेज। ये देखो आगे बढ़ो, कम ऑन आगे। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या, सी डी, वक्रफ। वक्रफ वक्रफ में डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विनिंग्स। विनिंग्स भी 2 तरह की है, इनफैक्ट 2 नहीं, अभी तो 3 विनिंग्स हो गई है। तुम्हें पता 3 विनिंग्स क्या, लुक हियर, ये देखो, एक होता है हॉर्स रेस विनिंग्स, दोनों क्या था, एक हॉर्स रेस का विनिंग्स है और एक है ऑनलाइन गेम्स का विनिंग्स। अरे आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत हो गया है, आजकल ऑनलाइन गेमिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग में भी जो विनिंग आता है ना, उसका भी टीडीएस से, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है May 24 के बच्चों के लिए। पुराने बैचेस में पता है मैं क्या पढ़ाता था, ये देखो, हॉर्स रेस विनिंग्स, अदर विनिंग्स, हॉर्स रेस अदर। अभी मैं 3 चीज बोलता हूँ, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग, अदर्स, और जो भी 3 तरह की विनिंग्स है। ओके, उसी हॉर्स रेस में सेक्शन देखो क्या है,
194 डबल बी ये हॉर्स रेस का है, ऑनलाइन गेमिंग का 194 बी है, ये नया सेक्शन है बाय द वे, और ऑल अदर विनिंग्स के लिए 194 बी है। और पता है विनिंग्स में भी रूल क्या है, 10 शेयर तक टीडीएस नहीं काटना है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, अप टू 10,000 टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, 10,000 के ऊपर। हाँ तो इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मोर देन 10,000। और इससे पता है तो सी विनिंग्स में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था, मोर देन 10,000 हुआ था, मोर देन 10,000, और मोर देन 10,000 मतलब 10,000 तक टीडीएस नहीं काटना है। और इधर भी वही लॉजिक है, अरे थ्रेशोल्ड लिमिट रखते टाइम गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा होता है कि चलो पेयर को थोड़ा रिलीफ देते हैं। और पता है विनिंग्स में भी है ना टीडीएस काटना इट कैन बी अ टॉर्चर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं रेस कोर्स चला रहा हूँ, रेस कोर्स महालक्ष्मी में ना, रेस कोर्स मुंबई महालक्ष्मी रेस कोर्स, तो जो रेस कोर्स चलाता है ना वहाँ पे मालूम है क्या होता है, घोड़ों की रेस होती है और सब लोग हॉर्स के ऊपर बेट करते, हॉर्स नंबर 1 के ऊपर 10 रुपया लगाया, किसी ने हॉर्स नंबर 5 के ऊपर 100 रुपया लगाया, और पता है ऐसे 20-20 30-30 100-100 रुपये की भी बेटिंग होती है। और पता है वहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। यूजुअली पता है फेब का महीना होता है ना, फेब का महीना, उस फेब के महीने में जो पहला संडे होता है ना, यूजुअली महालक्ष्मी रेस कोर्स में उधर रेस होती है, मतलब उधर घोड़े दौड़ते और बहुत सारे लोग उधर आते और हॉर्स पे बैटिंग करते। तो पता है कितने लोग तो मैंने 100-100 रुपये की बैटिंग करते, और उसका घोड़ा अगर जीत गया ना 100 रुपये का 500 रुपया हो गया, तो जो 500 ऐसे 500 1000 2000 1,500 कमाने वाले बहुत होते उधर। कभी रेस कोर्स में जाके देखना, इतनी भीड़ होती है ना, इतनी पब्लिक आती है, मतलब रेस कोर्स चलाने वाला एक एंटिटी और वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले पब्लिक बहुत सारी होती है। और पता है कितने लोग, पता है 500 600 रुपया भी जीतते हैं। अब सोचो अगर मैं कोई रेस कोर्स चलाता हूँ, हर 1,500 रुपया जीतने वाले का मैं टीडीएस काटूं, पागल हो जाऊंगा यार। क्या करूं, रेस कोर्स है इतना पॉपुलर कि पब्लिक इतनी इंटरेस्ट से आती है। और पता है जो एकदम प्रोफेशनल गैम्बलर भी नहीं है वो भी आता है। अरे कितने स्टूडेंट लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स लोग आते हैं उधर। तुम लोग कभी फेब के महीने में महालक्ष्मी रेस कोर्स में जाके देखना, उधर ऐसा इवेंट होता है ना, डीजे आता है, खाना पीना सब कुछ होता है, मतलब पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए भी आती है। और जो लोग टाइम पास में है ना 100-100 रुपया घोड़े पे लगाते, कोई 200 रुपया जीत रहा है, कोई 300 रुपया जीत रहा है। मैं भी एक बार जीता था, 100 रुपया लगा के 300 रुपया जीत गया था। तो ऐसे कितने चिंदी विनर होते हैं। अब हर एक का टीडीएस अगर रेस कोर्स वाले काटेंगे तो उनका काम बढ़ जाएगा ना। कि मैंने क्या बोला, टीडीएस काटने में तकलीफ नहीं है, लेकिन जो टीडीएस काटा ना उससे संबंधित काम बढ़ जाता है। इससे रेस कोर्स वालों को क्या बोला है कि चलो तुम्हारे यहाँ पे जो पब्लिक 10,000 तक जीत के आती है ना, मजा करने दो, मजा करने दो, मतलब टीडीएस मत काटो। और सी टीडीएस नहीं काटा उसका मतलब नहीं कि टैक्स नहीं आएगा। जिस विनर ने 10,000 तक जीता है ना वो खुद टैक्स भरेगा। कितने लोग को तो ये भी गलतफहमी हो जाती है में, ओ मतलब 10,000 तक विनिंग हुआ तो टैक्स ही नहीं आता। गलत। 10,000 तक विनिंग हुआ ना तो जो रेस कोर्स वाला है ना उसको टीडीएस काटने का हेडेक नहीं है, वो पूरा 10,000 दे देगा और बाद में जो बंदा जीता है वो खुद अपनी जिम्मेदारी से टैक्स भरेगा। लेकिन टीडीएस काटने का हेडेक कब होगा, रेस कोर्स वालों को जब मोर देन 10,000 हुआ तो सी ये 10,000 का थ्रेशोल्ड रखने से किसको खुशी हुई, पेयर को। और रेस वाले केस में रेस कोर्स चलाने वाला पेयर है तो उसको आराम हो गया, चलो यार 10,000 तक जो जीता है उसका टीडीएस ही नहीं काटना है तो काम कम हो गया ना। और 10,000 से ज़्यादा जीतने वाले गिने चुने लोग होते हैं और उनका टीडीएस काटना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे मतलब वही सेम लॉजिक मैंने रिपीट किया, बट सी ये मैं रेस कोर्स का एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ। सेम अप्लाइज फॉर लॉटरी विनिंग्स ऑल्सो। पता है लॉटरी का धंधा कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो सोचो महाराष्ट्र स्टेट का लॉटरीज आता है, मालूम है तुम लोग ने, आजकल के बच्चों ने लॉटरियां कभी लेनी है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या लॉटरी का बहुत कल्चर था। हर कोई क्या, हर रेलवे स्टेशन पे लॉटरी का ठेला दिखता था, कांदीवली स्टेशन, चर्चगेट स्टेशन, बोरीली स्टेशन, हर स्टेशन पे लॉटरी का ठेले वाला दिखता था, लोग लॉटरियां भी लेते थे।
लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने के बच्चे लॉटरी वॉटरी लेते नहीं है। और जो भी है, लॉटरी का धंधा है ना, पूरे स्टेट में एक अकेली स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो सोचो, इतना बड़ा महाराष्ट्र स्टेट का एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उन लोग का लॉटरी का धंधा इतने बड़े स्टेट में फैला हुआ है, तो उसमें कितनी सारी पब्लिक पार्टिसिपेट करती होगी। चलो, मैंने बोला कि आजकल के मॉडर्न बच्चे लॉटरियां नहीं लेते, लेकिन तुम लोग, तुम्हारे एंगल से मत सोचो। इतना बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र का, कितनी सारी पब्लिक है, तो सोचो, लॉटरी विनिंग्स के केस में पेयर कौन हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का धंधा होता है लॉटरी का। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरे स्टेट में कितनी सारी पब्लिक लॉटरी लेती है, और उसमें कितने लोग तो मालूम है, 1000, 2000, 3000 रुपये जीतते हैं। अब उनका टीडीएस काटना मतलब काम बढ़ जाता है ना। पता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी टीडीएस काटने का काम करना पड़ेगा, तो टीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट, तूने लॉटरी का धंधा खोला है ना, तो तेरे यहाँ से लोग विनिंग करके जाते हैं, तो टीडीएस काट के दे। तो व्हाट, यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सब ड्यूटीज निभानी पड़ती है, बट 10,000 तक नहीं, क्योंकि इतने बड़े महाराष्ट्र स्टेट में 10,000 तक जीतने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे यार, तो सबका टीडीएस काटना कॉम्प्लायंस बर्डन हो जाता है। और सी, मैं कब से स्टेट स्टेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रूल ही है, लॉटरी का बिजनेस कैन बी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इन शॉर्ट, जैसा रेस कोर्स में कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ सकता है ना, वैसा स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरीज में भी कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ सकता है। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने 10,000 तक छूट दी है। छूट किसको दी है? पेयर को। कमाने वाले को भाई छूट नहीं है। कमाने वाले को 10,000 से कम आया तो भी टैक्स भरना है, 10,000 से ज्यादा है तो भी भरना है। फर्क इतना है, 10,000 तक उसको पूरा मिलेगा, खुद भरेगा टैक्स, और 10,000 के ऊपर है तो कट के ही मिल जाएगा। लेकिन इन एनी केस कमाने वाले को तो टैक्स आएगा ही। अगर छूट, राहत अगर मिल रही है तो पेयर को मिल रही है कि हाँ, 10,000 तक काटना नहीं है टीडीएस, तो अपना बर्डन कम हो जाएगा। और पता है इसमें परसेंटेज क्या है? 30%। अरे विनिंग्स पे तो टैक्स ही 30% लगता है, टीडीएस भी 30% काटना है, फ्लैट 30% टीडीएस कटेगा। लेकिन पता है मैंने अभी तुमको क्या बोला था, एक नया सेक्शन आया अभी, ऑनलाइन गेमिंग, उसका सेक्शन अलग रखा है गवर्नमेंट ने, 194B है। लेकिन पता है इधर गवर्नमेंट ने कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रखा है, इधर गवर्नमेंट ने कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रखा है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग में कोई 500 रुपया जीते ना तो भी टीडीएस है। क्यों मालूम है? कि ऑनलाइन गेमिंग में ना टीडीएस काटना डजंट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक तो ऑनलाइन होता है, तो जो भी गेमर होता है ना, गेम खेलने वाले, उन लोग का कंप्यूटर में एक अकाउंट होता है, यूजर अकाउंट बोलते हैं। तो मान लो हजारों लोग भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं ना, तो ऑनलाइन गेम का सॉफ्टवेयर तो एक ही है ना यार। जैसे मान लो मैं ऑनलाइन गेमिंग का स्कीम निकाला हूँ, तो मेरा एक सॉफ्टवेयर तो एक ही है, लेकिन उधर गेम खेलने वाले लाखों लोग भी होंगे ना, तो मेरे को तकलीफ नहीं है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू मॉनिटर ऑनलाइन। अरे टेक्नोलॉजी के कारण तो काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाती है ना। चलो आज फिजिकली मेरे यहाँ पे कोई जीत के जावे ना, कोई फिजिकल गेमिंग में, तो लाखों लोग को कैसे हैंडल करो, किसी को पैसा दिया, किसका टीडीएस काटा हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड अफेयर हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में तो क्या पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, तो एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें लाखों लोग भी खेले ना, और मुझे टीडीएस काटना भी क्या है, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट ही होती है। मतलब जो ऑनलाइन गेमर गेम खेल के जीतता है ना, उसका एक अकाउंट होता है, उसमें ऑटोमेटिकली नेट अमाउंट जमा हो जाता है, और एक झुंड में सबका टीडीएस जमा करना है, मतलब इट डजंट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए गवर्नमेंट ने 10,000 का थ्रेशोल्ड नहीं रखा, ये बोल रहा था मैं तुमको। जो साधारण विनिंग्स होती है ना, रेस कोर्स, वो सब क्या ऑनलाइन नहीं चलता है ना, वो पूरा फिजिकली होता है। रेस कोर्स जैसी जगह में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक एक को फिजिकली पे आउट देना पड़ता है, वो टफ काम होता है। तो जिधर फिजिकल विनिंग्स होता है ना, तो उधर गवर्नमेंट ने टफनेस समझ के 10,000 का थ्रेशोल्ड भी रखा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या, कंप्यूटराइज्ड होने से टेक्नोलॉजिकली थिंग्स गो सो फास्टर, तो बर्डन इज नॉट अ बर्डन। इससे गवर्नमेंट ने कोई दया नहीं खाई है 10,000 से कम हो ज्यादा कितना भी टीडीएस काटने का। और इसका इन लोग ने क्यों चालू किया सेक्शन मालूम है? क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। आजकल के यंग बच्चों को देखो, अरे स्कूल वाले बच्चे भी बेचारे ऑनलाइन गेमिंग, इतना गेमिंग में पागल हो गए, माँ बाप परेशान हो गए, और उन लोगों को मजा आ रहा है।
कितनी गेमिंग में उन लोगों को अच्छा जीतने मिलता है, उन लोगों को वो इजी इनकम दिख गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी मौका नहीं छोड़ा ना, इजी इनकम में गवर्नमेंट टैक्स भी क्यों खोवे। इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, और पता है गवर्नमेंट को रिस्क भी लगता है, ऑनलाइन गेमिंग में बच्चे बच्चे कमा के जा रहे हैं, वो लोग तो टैक्स भी नहीं भरेंगे। इससे गवर्नमेंट ने बोला भाई ऑनलाइन गेमर जो जीतता है उसको टैक्स काट के देने का, चाहे वो 100 रुपया जीता हो कि 1 करोड़, 30% फ्लैट टीडीएस कटेगा। सेक्शन क्या उसका 194B है। बाय द वे ये सेक्शन नया है, मई 24 ऑनवर्ड्स ये सेक्शन एप्लीकेबल है, उसके पहले सेक्शन नहीं था। पुराने बैच में मेरे 2 ही सेक्शन होते थे, 194BB और सिंगल बी। एक और चीज, हाँ इधर एक डाउट क्या आएगा उनमें, ये देखो ना, ये दोनों सेक्शन अलग क्यों रखा है जबकि रूल पूरा सेम है। देखो ना, हॉर्स रेस और ये देखो हॉर्स रेस और अदर विनिंग का रूल भी सेम है, 10,000 परसेंटेज भी सेम है, तो वाई 2 डिफरेंट सेक्शन। चलो ऑनलाइन गेमिंग का तो समझता है कि उसमें एक अलग चीज भी है कि उधर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, उधर तो 10,000 से कम में भी टीडीएस काटना है, तो कुछ तो अलग था। लेकिन ये देखो 194BB और सिंगल बी दोनों में थ्रेशोल्ड भी कॉमन, परसेंटेज भी कॉमन, तो वाई 2 डिफरेंट सेक्शन। यस, नहीं, एक जमाने में क्या था उनमें, हॉर्स रेस विनिंग्स का थ्रेशोल्ड अलग रखा था गवर्नमेंट ने, और अदर विनिंग्स का थ्रेशोल्ड अलग था। मतलब हॉर्स रेस विनिंग्स में इतना हुआ तो टीडीएस काटो, और अदर्स में थ्रेशोल्ड लिमिट अलग था एक जमाने में, और सेक्शन 2 तब से बने हुए। अब क्या है, आज की तारीख में लॉ ने अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए थ्रेशोल्ड कॉमन कर दिया है, बट देन सेक्शन तो पहले से बने हुए हैं ना। इससे आज के बच्चों को थोड़ा विचित्र लगता है कि सर हॉर्स रेस विनिंग्स मतलब 194BB और अदर विनिंग्स 194 सिंगल बी, दोनों में थ्रेशोल्ड तो सेम है, तो अलग सेक्शन क्यों। तो अलग भाई, इतने सालों से बने हुए तो बने हुए, और पुराने जमाने में हॉर्स रेस और अदर विनिंग के रूल भी अलग थे ना। तो एनी वैसे ज़्यादा मत सोचो, ये क्या है, लॉ धीरे धीरे डेवलप होता है ना, और चेंज होते रहता है, तो कभी कभी थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन क्या करे, जैसा है वैसा याद रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को तो पता है एग्जाम में हॉर्स रेस आया ना, तो सेक्शन क्या लिखोगे, डबल बी। और पता है कैसे याद रखना, हॉर्स रेस में क्या होता है, घोड़ों की भागम भाग होती है ना, भागम भाग, भागम भाग बीबी, और ऐसे रिलेट करके रखो ताकि याद करने में इजी होगा। हॉर्स रेस में अगर घोड़े भागते तो घोड़ों की भागम भाग से बीबी, तो बीबी हॉर्स रेस से, सिंगल बी सादा विनिंग्स, लॉटरी वॉटरी, न्यूज़पेपर में भी क्रॉसवर्ड पजल्स होता है वो, और ऑनलाइन गेमिंग का 194B है। और एक से इधर मैं लिख देता हूँ, ऑनलाइन के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, इधर अलग से लिख देता हूँ। अगर ऑनलाइन गेम हुआ तो ये देखो क्या लिख रहा हूँ, एनी अमाउंट 30% टीडीएस काटना पड़ेगा। और ऑनलाइन के अलावा बाकी जो भी विनिंग्स से 10 शेयर तक मत काटो, 10 शेयर के ऊपर है तो काटो, और कितना काटो, 30%। ओके ओके, फिर नेक्स्ट सेक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट सेक्शन इज 194C। दिस इज फॉर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल टर्म है, but TDS is not on all contracts. It is only on works contract. सबसे पहले तो स्टूडेंट को दिमाग में ये वर्ड छापना पड़ेगा कि सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस होता है। अब सी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है उनमें, कभी भी कोई बंदा मेरे इशारों से, मेरे रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन से काम करता है ना, तो उसको बोलते हैं मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मीन्स समवन इज वर्किंग एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। ऐसा नहीं है उसको मैंने काम दे दिया अपने मन से कुछ भी कर रहा है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वर्क्स का मतलब समवन इज वर्किंग, फील द वर्ड वर्क, वर्क्स मतलब समवन इज वर्किंग एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। तो कभी भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है तो ही बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब सी, इसको एक लेवल के कितना ही बोलूँ ना, फीलिंग नहीं आएगी, एग्जाम्पल से फीलिंग आएगी।
फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नई क्लासरूम बनानी है, जैसे अपनी फिलहाल क्लासरूम मलाड में, बोरीली में, और मुझे मान लो अंधेरी में एक नया क्लासरूम तैयार करना है। अब बताओ, क्लासरूम बनाना तो उसके लिए मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को पहले बुलाऊंगा। अब वो कॉन्ट्रैक्टर अपने मन से कुछ भी थोड़ी करेगा। उधर मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि मुझे इतना बड़ा स्टेज चाहिए, इधर ग्रीन स्क्रीन चाहिए, इधर कंप्यूटर लगा हुआ रहेगा, और इतनी बेंचेस चाहिए, इतना फॉल सीलिंग चाहिए, इतना लाइटिंग चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्टर विल डू द वर्क एज पर माय रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। इसलिए अगर मैं अंधेरी में एक नई क्लासरूम बना रहा हूँ ना, तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर को बोला क्लासरूम बना, फिर अपने मन से कुछ भी कर देगा। ऐसा होता थोड़ी है। अरे मुझे चाहिए कि उधर 100 बेंचेस होनी चाहिए तो 100 बेंच होगी। स्टेज कितने साइज का चाहिए, स्टेज का हाइट क्या होना चाहिए, और लाइट कितना होना चाहिए, फॉल सीलिंग कितना होना चाहिए, कौन सा पेंट यूज होगा, इट विल बी माय रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। एंड कभी भी कोई अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से काम करे ना, तो चाहे वो क्लासरूम बनाने का काम हो कि कुछ भी हो, इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे तो तुमको है ना बहुत एग्जाम्पल बाद में दूंगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो। फिलहाल मैंने बोरीली में जब नया ब्रांच चालू किया था ना, तो उधर बेंचेस मैंने किसी से बनवा के ली थी, रेडीमेड बेंचेस नहीं ली थी। एक मेरा बेंच वाला था, वो बेंच वाले का नाम था हसन भाई। हसन भाई को क्या बोला, तुम इतने फीट की बेंच बनाओ, इतनी हाइट होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि रेडीमेड फर्नीचर लेके आया। रेडीमेड फर्नीचर लेना अलग होता है, लेकिन मैंने मेरी रिक्वायरमेंट से बेंचेस बनवा के ली। तो हसन भाई के साथ मेरा जो बेंच बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसने मेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से बेंचेस बनवाए। तो बेंचेस का मेरा हसन भाई से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर कलर वलर पेंटिंग का मैंने दिलीप भाई को काम दिया था, उसको बोलते हैं सिविल का काम। तो उसको भी मैंने जैसा बोला वैसा किया कि ये कलर यूज करना है, और इतना तुमको पीओपी लगाना है कि नहीं लगाना है, कि सादा पेंट करना है कि बोलते हैं ना प्लास्टिक पेंट करना है, वो सब मेरी रिक्वायरमेंट से हुआ ना। तो ऑल दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताऊं, ऐसे तुमको बहुत सारे एग्जांपल बाद में दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट क्या था, तुमको खाली फीलिंग देनी थी कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ही टीडीएस आता है, वेयर समवन इज डूइंग द वर्क एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, देन ओनली इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ही टीडीएस आता है। और सेक्शन क्या उसका 194 सी। ये तो अपने कोड वर्ड में भी सी था, सेक्शन भी सी है, नोटिस करके रखो 194 सी। अब इसमें देखो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, आइदर सिंगल पेमेंट शुड बी मोर देन 30,000 और एग्रीगेट पेमेंट शुड बी मोर देन 1 लाख, तो ही टीडीएस काटना है। लॉजिक क्या बताता हूं, ये देखो। पहले एक बार मैं इधर एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेगा। क्या बोला, आइदर सिंगल पेमेंट, मैं इधर लिख देता हूं, आइदर सिंगल पेमेंट ग्रेटर देन 30,000 होना चाहिए, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, माय वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, और एग्रीगेट पेमेंट मतलब एग्रीगेट ऑफ द होल ईयर, इट शुड बी मोर देन 1 लाख, तो ही टीडीएस काटना है। सी, इस तरह का रूल क्यों बनाया मालूम है गवर्नमेंट ने, क्योंकि सी आज हम लोग किसी को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, तो अपना मालूम है कस्टम क्या होता है, उसको एक शॉट में पेमेंट नहीं करते, टुकड़े टुकड़े में करते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बोरीली की जब क्लासरूम बन रही थी ना, तो सबसे पहले मैंने दिलीप भाई को बोला कि देखो इधर एक वॉल खड़ी करना है और ये पूरा सिविल का पूरा काम करना है। उसको मैंने सब इंस्ट्रक्शन दे दिया था, एक स्टेज बनाने का भी बोला था उसको, तो मैंने सब उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। और उसने दिलीप भाई ने मेरे को क्या बोला, दिलीप भाई मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, उसने मेरे को क्या बोला, सर चलो काम तो चालू कर दूंगा। और उसने मेरे को एक्चुअली 3-4 लाख का कोटेशन दिया था, लेकिन मैं थोड़ी उसको 3-4 लाख एक शॉट में दूंगा, मैं भी पेमेंट धीरे धीरे करूंगा। तो जैसे ही मैंने उसको वर्क अलॉट किया ना, तो उसने मेरे को क्या बोला, सर जी थोड़ा एडवांस दे दो, फिर मैं काम चालू कर देता हूँ। तो मैं उसको स्टार्टिंग में कुछ 15-20 हज़ार रुपया दिया। फिर जैसे जैसे उसका काम बढ़ा थोड़ी और पेमेंट की, फिर और काम बढ़ा फिर और पेमेंट की। मतलब जैसे जैसे काम प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे पेमेंट करते। ये तो तुम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़े ही हो कि एज एंड व्हेन द वर्क प्रोसीड्स यू मेक द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स।
और जब आखिरी में सब काम खत्म हो जाता है हम पूरी पेमेंट कर देते हैं। तो इन शॉर्ट पहले तो माइंड में ऐसा माहौल बनाओ कि हाँ ऐसा होता है, तो बस उसी से अपने को डिसाइड करना टीडीएस काटना है कि नहीं। अब देखो विद एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल देखो, स्क्रीन पर देखो। ये मान लो मैंने मेरी जो क्लासरूम तैयार की ना, उसके लिए मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला चल एक बार मैं तेरे को 21,000 रुपया दे रहा हूँ, काम चालू कर। ये देखो अपना ईयर क्या है 23-24, मई 24 के बच्चों अपनी एग्जाम में प्रीवियस ईयर 23-24 है। हाँ तो सी पहली पेमेंट मैंने उसको की थी 25,000। लेकिन पता है 25,000 का पेमेंट करते टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा था, टीडीएस, सॉरी 25 नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया, 25 नहीं, क्या लिखा है इधर 21,000। तो उसको शुरुआत में मैंने 21,000 का पेमेंट किया, तो मेरे दिमाग में क्या चला, टीडीएस काटू के नहीं, क्योंकि मुझे 21,000 देना था ना। अब इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। फर्स्ट आई हैव टू सी इंडिविजुअली, अगर वो 30 के ऊपर है तो काट ही दो, लेकिन इंडिविजुअली कितना है 21, मतलब 30,000 क्रॉस नहीं हुआ तो टीडीएस नहीं काटना है। और एग्रीगेट तो अभी एक ही तो पेमेंट हुई है, तो एक पेमेंट का टोटल भी तो वही है, तो एग्रीगेट भी 1 लाख नहीं हुआ है। एग्रीगेट को तो इंपॉर्टेंस कब आएगा, जब बहुत सारी पेमेंट होगी तो टोटल करूंगा ना। ये तो पहली ही पेमेंट है, और पहली पेमेंट ना तो 30 के ऊपर है, ना अभी तक टोटल 1 लाख क्रॉस हुआ है, तो इस पे टीडीएस आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। तो इसमें मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इधर देखो ना, टीडीएस नहीं आएगा, क्रॉस करके रख रहा हूँ। ओके, फिर अगली पेमेंट देखो, थोड़े टाइम के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला तुमने क्लासरूम का काम अच्छा खासा कर लिया, चलो 20,000 रुपया और दे रहा हूँ। अब ये 20,000 रुपया देते टाइम वापस मेरे मन में क्या चल रहा था, अरे ये सब पेमेंट हम लोग चेक बनाते टाइम सोचते हैं ना कि टीडीएस काटोगे नहीं, तो मैंने देखा 20,000 है, तो मेरे माइंड में क्या चला, ना तो ये इंडिविजुअली 30 के ऊपर है, एक सेकंड एग्रीगेट कितना हुआ अपना, अरे पिछली पेमेंट 21,000 की थी, प्लस नई पेमेंट 20,000 की करूंगा, तो 21 + 20 कितना हो गया 41,000। तो मतलब एग्रीगेट भी 41 है और इंडिविजुअली 20 है, मतलब ना तो इंडिविजुअल में 30 क्रॉस हुआ है ना एग्रीगेट में 1 लाख क्रॉस हुआ है। तो अगेन मेरा डिसीजन क्या है, टीडीएस नहीं काटूंगा, तो ये नहीं काटूंगा। फिर अगली पेमेंट देखो, अगली पेमेंट में 28 है, तो सिंगल भी 30 से कम है, एग्रीगेट करो ना, कैसे करोगे, एग्रीगेट मतलब 28 तक का टोटल मारो, 21 + 20 + 28 टोटल होता है 69,000, मतलब अभी भी 1 लाख तो क्रॉस नहीं हुआ ना। तो मेरा डिसीजन क्या है कि टीडीएस नहीं काटूंगा। मतलब सोचो, मैंने जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है दिलीप भाई, उसको पूरा पूरा पैसा दिए जा रहा हूँ, टीडीएस काट भी नहीं रहा हूँ। और क्यों काटूँ, क्योंकि मैंने ना तो सिंगल में कोई 30 के ऊपर दिया है, ना अभी तक मेरा एग्रीगेट 1 लाख हुआ है। अब देखो अगली पेमेंट क्या है, अगली पेमेंट हो गई 26,000। अब सिंगल में कितना है, एक बार एक काम करते, ये अमाउंट में चेंज कर रहा हूं, तो हाँ ठीक है चलो जान दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये सिंगल में कितना है 26, मतलब 30 क्रॉस नहीं हुआ है। एग्रीगेट करके देखो, एग्रीगेट एग्रीगेट कितना है, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब अभी भी 95,000 टोटल है, 26,000 तक ऐड करना है, मतलब इट हैज नॉट क्रॉस्ड 1 लाख। तो अगेन मेरा डिसीजन है कि टीडीएस नहीं काटूंगा। लेकिन अब साल के अंत में एक ऐसा पेमेंट हो गया 10,000 का, जो सिंगल में तो 30,000 नहीं हुआ था, लेकिन एग्रीगेट किया ना तो 1 लाख क्रॉस हो गया है। अब देखो एग्रीगेट करके देखो टोटल कितना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब पूरे साल का टोटल कितना आ रहा है 1,05,000, और 1,05,000 मतलब 1 लाख क्रॉस हो गया। अब मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, अब मैं टीडीएस काटूंगा। ये देखो एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो अब मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, और काटना पड़ेगा कितने पे, खाली 10 पे के पूरे पे, पूरे पे। माना कि 10,000 का पेमेंट वो अवसर था, वो एक इवेंट था जब मैंने टीडीएस काटने का सोचा, लेकिन जब काटूंगा ना तो पूरी पेमेंट्स का काटूंगा।
पूरे साल की टोटल पेमेंट्स का। तो ये देखो पूरे साल का टोटल पेमेंट क्या है, ऐड करके देखो, है ना, ये सब का ऐड करके टोटल क्या आता है, देखो प्लस 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 करके टोटल कितना था, 1,05,000। तो पूरे 1,05,000 का टीडीएस काटूंगा और परसेंटेज इसका बताऊंगा, 2 मिनट पेशेंस रखना, परसेंटेज बताऊंगा। लेकिन इधर ये नोटिस करो ना, जब तक नहीं काटना था नहीं काटना था, लेकिन जब काटना आया ना तो पूरे का इकट्ठा काटना पड़ेगा। लेकिन वो काटने का अवसर कब आएगा, उसके लिए यू टू वेट एंड वॉच। और वेट एंड वॉच मतलब क्या, या तो सिंगल पेमेंट ही कोई 30 से बड़ी हो जाए, और वो नहीं तो एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर हो जाए। और जैसे ही वो इवेंट आया, जब या तो सिंगल में 30 के ऊपर है या फिर एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर है, तब टीडीएस काटना है। और काटोगे तो पिछली सब पेमेंट का काटो। अभी तक पिछली पेमेंट्स को बख्श क्यों दिया था, क्योंकि ना तो मैं सिंगल में 30 क्रॉस हुआ था, ना एग्रीगेट में 1 लाख। लेकिन अब तो हो गया ना, तो अब तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा पूरे साल की पेमेंट्स का, मतलब 1,05,000 पे। अब पता है इसके बाद अगली पेमेंट में, अगर ये देखो एक और पेमेंट कर देता हूं, ये देखो ना एक और अमाउंट लिखा है, अगली पेमेंट में अगर 1,000 रुपये भी करूंगा ना, टीडीएस काटना ही है। तो एक बार टीडीएस काटने के इवेंट स्टार्ट हो गया ना, अरे अब तो 1,000 रुपया मेरा एग्रीगेट और बढ़ाने ही वाला है ना। मेरा अभी तक का एग्रीगेट 1,05,000 था, तो 1,05,000 के ऊपर तो मैं 200 रुपया भी पे करूंगा, तो टोटल तो बढ़ ही रहा है ना। तो अब तो टीडीएस काटना ही है। तो ये वाली पेमेंट पे भी देखो मैं लिख के रख देता हूँ, इस पे टीडीएस आएगा। तो इन शॉर्ट सी, टीडीएस काटने का डिसीजन कैसे लेते बताओ, यू टू चेक एवरी टाइम कि अगर वो जो पेमेंट कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर पेमेंट, वो पर्टिकुलर 30 के ऊपर क्रॉस हुआ ना, तो काटना ही है। फिर तो काटना चालू कर दो कि बड़ी बड़ी पेमेंट कर रहा भाई, 30,000 का लॉजिक क्या मालूम है, इतने बड़े बड़े पेमेंट एक साथ कर रहे भाई तू। अगर 30,000 से कोई कम करता है ना, मतलब गवर्नमेंट भी क्या सोचती है, बेचारा छोटा आदमी है, मर मर के 10-15 करके पे कर रहा है, तो फिर टीडीएस का भी मचपन नहीं रखा है। लेकिन एट अ टाइम 30,000 से ऊपर भाई काट दे टीडीएस। लेकिन 30 नहीं भी हुआ ना, तो अपने को पूरे साल का एग्रीगेट मार के देखना पड़ता है। एक से मेरे को बताओ, अगर मेरा कोई पेमेंट 30 के ऊपर ही हो जाता तो काटूंगा ना। ये देखो एक चेंज कर रहा हूं, अगर ये वाली अमाउंट मान लो 36,000 होती, तो 36,000 तो 30 के ऊपर है, तो टीडीएस तो कटेगा ही। लेकिन अगली पेमेंट को चेक करो जरा, ये सबको हटा दो एक बार। अगली पेमेंट को चेक करो कितना, 28 है, तो 28 इज लेस देन 30, तो 30 वाला थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हुआ। अब एग्रीगेट देखना पड़ेगा, एग्रीगेट कितना है, 21 प्लस 36 प्लस 28, तो एग्रीगेट 1 लाख क्रॉस नहीं हुआ, तो टीडीएस मत काटो। तो 36 का क्यों काटा, तो क्योंकि सिंगल में बड़ी पेमेंट थी तो टीडीएस काटना पड़ा ना। लेकिन अगली पेमेंट ना तो सिंगल में 30 क्रॉस हो रहा है, ना एग्रीगेट में। सी, कभी एग्रीगेट 1 लाख हो जाता ना, तो उसके बाद तो हर पेमेंट पे काटना पड़ता है। तो एक बार टोटल 1 लाख क्रॉस हो गया है, तो आगे तो तू छोटा छोटा भी पे करेगा तो टोटल तो बढ़ने ही वाला है ना, और एग्रीगेट तो बढ़ते ही जाएगा। लेकिन सिंगल का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो क्राइटेरिया ऐसा है ना कि सिंगल के कारण तो टीडीएस काट दिया, लेकिन अगली पेमेंट छोटी सी हुई तो शायद छोटी होने के कारण उसका टोटल अभी भी 1 लाख नहीं हो रहा है, तो टीडीएस नहीं आएगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसे याद रखो ना कि 30,000 के कारण टीडीएस काट रहा हो ना, तो वो पेमेंट का तो काट दो, लेकिन अगली पेमेंट का यू हैव टू वेट फॉर दी एग्रीगेट, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है उसके हिसाब से चेक करना है ना। अगर 30 क्रॉस हुआ है तो वो 30 वाले का ही काटना है, और एग्रीगेट में तो एग्रीगेट मतलब सब पेमेंट का काटना है फिर, क्योंकि एग्रीगेट का थ्रेशोल्ड में हम लोग सब देख रहे हैं ना, तो जो काटेंगे तो फिर सब पे काटो। और सिंगल वाले में तो हम सिंगल को देख रहे हैं, और सिंगल को देख रहे तो फिर सिंगल का ही टीडीएस काटना है। अरे इन शॉर्ट देखो बताओ, ये वापस बताओ 36,000 होता तो ये 36,000 का ही काटना है। फिर पिछली पेमेंट को छोड़ दो, 21,000 वाले को भी मत काटना, क्योंकि जो सिंगल वाला अमाउंट है 30, वो सिंगल के कारण थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है ना, तो फिर उसी अमाउंट का टीडीएस काटना पड़ेगा।
इन शॉर्ट बेस्ट पता है, ऐसे याद रखो, अगर सिंगल के कारण टीडीएस काटना आ रहा है ना तो सिंगल का काट खत्म, उसी का टीडीएस काट। लेकिन कभी एग्रीगेशन के कारण टीडीएस का लाइबिलिटी आ रहा है ना, तो फिर बाद में एग्रीगेशन का मतलब ही सब टोटल मारा ना, तो सब पेमेंट्स का टीडीएस काटना पड़ेगा, सब मिला के जितना भी सबका टीडीएस काट दो। जैसे मेरे एग्जाम्पल में ये 10,000 ही था, लेकिन एग्रीगेट करके 1 लाख क्रॉस हुआ ना, तो पूरे 1,05,000 का टीडीएस काटने का आया था। So when aggregate becomes the benchmark, you will deduct TDS on all payments. But when single amount is the criteria, तो वो सिंगल अमाउंट का ही TDS काटना है अपने को। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोग के साथ ऐसा होता है। बराबर। ये देखो, किसी को डाउट आया कि अगर ये 36,000 वाले का TDS काट दिया है, तो वो 30 के ऊपर था इसलिए TDS काट दिया ना उसके ऊपर का, लेकिन बाद में सब छोटी छोटी पेमेंट थी तो हम लोग ने एग्रीगेशन में 1 लाख क्रॉस नहीं हो रहा तो नहीं काटा होगा। लेकिन अचानक जब 1 लाख क्रॉस हुआ, देखो ये वाले अमाउंट पे, ये स्टेज पे देखो ना, इधर 1 लाख क्रॉस हो गया था ना, तो उस वक्त है ना 36,000 का तो टीडीएस काटा हुआ ही है ना। अरे 36 का तो 30 के ऊपर होने के कारण ही काट दिया था ना, तो उसका वापस टीडीएस नहीं कटेगा। वापस मतलब कब? जिस दिन अपना ये 10,000 की पेमेंट को देखो, जो पेमेंट अपने को 1 लाख क्रॉस करवाया, जो पेमेंट अपने को 1 लाख क्रॉस करवाया, तो हम टीडीएस काटेंगे ना, तो पिछली सब पेमेंट का काटेंगे, लेकिन मोर देन 30 वालों को छोड़ दो, क्योंकि उसका ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है। तो इन शॉर्ट 30 जब क्रॉस हुआ तो उसका टीडीएस काट ही दो, और बाद में अगली पेमेंट्स में देखो 30 नहीं हो रहा तो मत काटो, लेकिन एग्रीगेट 1 लाख हो गया तो सबका काटना, बट जो 30 वाले का कट गया वो वापस मत काटना, क्योंकि इट विल अमाउंट टू डबल डिडक्शन हो जाए, डबल डिडक्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोग के साथ ऐसा होता है। फायदा सिंगल मतलब 2 थ्रेशोल्ड रखा है, सिंगल भी एक है, एग्रीगेट भी है। जो लोग सिंगल में 30 के ऊपर करते काट के दे तो खत्म करो, और कोई लोग का एग्रीगेशन चलता है, और ये आइदर और मतलब दोनों में से कुछ भी हुआ, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। तो मेरे को ये चीज का एक और मेरी तसल्ली के लिए आंसर दो। ये देखो, इधर मैंने पेमेंट किया था 5,000, तो टीडीएस नहीं आएगा। फिर अगला पेमेंट किया था मैंने 40,000, तो इसमें सिंगल 30 के ऊपर है तो टीडीएस आ जाएगा, बट 40 का ही आएगा, क्योंकि सिंगल को देखा तो सिंगल का ही टीडीएस काटो। 5 तो बच गया, तो बचा हुआ ही अभी भी। हाँ, अब अगर अगली पेमेंट मेरी 60,000 हो रही है, तो मतलब ये तो सिंगल भी 30 के ऊपर है, एग्रीगेशन भी 1 लाख के ऊपर हो गया। अरे एग्रीगेशन भी देखो ना, पूरा 1 लाख के ऊपर हो गया। कितना हो गया? 1,05,000। तो टीडीएस कितने पे आएगा? 60 का भी आएगा और ये 5 का भी आएगा। 40 को छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है। अब 5 को भी लपेटे में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एग्रीगेशन आ गया ना, और जब एग्रीगेशन के कारण मैं थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो जूनी पुरानी सब पेमेंट का टीडीएस काटना है, बट उस फाइनेंशियल ईयर का। जूनी पुरानी मतलब गए साल का मत लेके बैठ जाओ, अपने को फाइनेंशियल ईयर वाइज हिसाब करना होता है। से व्हेनेवर एग्रीगेट से तुम क्रॉस कर रहे हो ना, तो पिछली सब पेमेंट उस साल की, वो सब को भी टीडीएस पे कवर कर लेना, एक्सेप्ट अगर कोई 30 के ऊपर वाले का टीडीएस पहले कट गया तो उसको छोड़ देना। अब सुनो, इसमें टीडीएस का परसेंटेज क्या है? 1% इफ द रिसीवर इज इंडिविजुअल एचयूएफ, अदरवाइज 2%। अरे वो रिसीवर को देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी क्लासरूम बनाने का काम दिलीप भाई को दिया है, दिलीप भाई इज माई कॉन्ट्रैक्टर, तो मुझे मेरा स्टेटस नहीं देखना है। दिलीप भाई एक आदमी है, इंडिविजुअल है, तो 1% टीडीएस काटूंगा। लेकिन अगर कोई XYZ लिमिटेड, कोई कॉरपोरेट से, किसी पार्टनरशिप फर्म से मैंने मेरी कोचिंग क्लास का क्लासरूम बनवाया ना, तो 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों? 1%, 2%, इतना छोटा परसेंट क्यों? अरे इंडिविजुअल एचयूएफ को दिया तो 1%, अदरवाइज 2%, बट वाई सो छोटा परसेंटेज?
अरे नॉर्मली टीडीएस अपने क्या 10-10% सुनने की आदत होती है ना, इधर 1% 2% वाई छोटा सा परसेंटेज। क्योंकि पता है हम लोग जिस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने क्लासरूम बनाने का काम किसी दिलीप भाई को दिया है, एक्चुअली मेरा कॉन्ट्रैक्टर दिलीप भाई ही है, तो दिलीप भाई को मैं कॉन्ट्रैक्ट का पैसा देता हूँ, तो मैं तो क्या पूरे पेमेंट पे टीडीएस काट दूंगा ना, लेकिन उस बेचारे को जो मुझसे पैसा मिला है क्या उसका पूरा प्रॉफिट है? अरे मैं उसको 10 लाख भी दूंगा ना, बेचारे का उसमें मार्जिन 25-30 हजार होगा, क्योंकि मुझसे तो पूरे पैसे ले रहा है, लेकिन बेचारे को मटेरियल लेबर वगैरह का खर्चा खुद इंकर करना पड़ता है, तो इतने सारे खर्चे काट के उसका प्रॉफिट मार्जिन तो कम होता है ना, और आइडियली तो इनकम टैक्स प्रॉफिट पे आना चाहिए। लेकिन मुझे क्या मालूम दिलीप भाई का प्रॉफिट कितना है, वो थोड़ी ना मेरे को बताएगा कि शिरीष सर आपके काम में मैं इतना प्रॉफिट रख रहा हूँ, वो थोड़ी कोई प्रॉफिट बताएगा। इससे हम जब कॉन्ट्रैक्टर को पे करते ना, अपने को ये नहीं पता कि उसका उसमें प्रॉफिट एलिमेंट क्या है, पर इतना तो मालूम है अपने से जो पैसा लिया बेचारा उसमें कितना तो खर्चे में यूज कर लेगा, मटेरियल लेबर माल सामान वगैरह में, और अपने तो क्या करते फुल पेमेंट का टीडीएस काट रहे हैं। इससे लॉ ने क्या बोला, भाई थोड़ा टीडीएस का परसेंटेज कम रखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के फुल पेमेंट पे टीडीएस कट रहा है, जबकि फुल पेमेंट उसका फुल प्रॉफिट नहीं होता है, ही हैज टू इंकर एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल लेबर ऑल्सो, एंड विच पेयर डज नॉट नो। इन माई केस आई डज नॉट नो कि उसके खर्चे क्या होंगे, इससे मैं तो उसको जो भी पैसा दूंगा उसका 1% काट दूंगा। और 1% क्यों? क्योंकि मेरे लिए दिलीप भाई एक आदमी है, कोई कंपनी होती पार्टनरशिप फॉर्म होता तो 2% काटता। अरे आई एम जस्ट जस्टिफाइंग कि परसेंटेज कम क्यों रखा है, कि बाकी सब जो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें तो सामने वाले को जो दिया उसका पूरा प्रॉफिट है, काटो पूरा 10%, लेकिन इधर सामने वाले को जो मिला है ना, उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है, इसे रेट भी कम रखा है। तो लुक इधर क्या लिखो बताओ, इधर क्या आएगा बताओ, सिंगल पेमेंट ग्रेटर देन 30,000 या फिर, तो दो क्राइटेरिया है, या फिर क्या था, एग्रीगेट पेमेंट कितना होना चाहिए, मोर देन 1 लाख। अरे मतलब दोनों में से कुछ भी हुआ चलेगा, लेकिन अगेन आई रिपीट, सिंगल के कारण क्रॉस हुआ तो सिंगल का ही टीडीएस काटना, आजू बाजू का चिंता नहीं करने का, हाँ? लेकिन एग्रीगेट के कारण तू टीडीएस काट रहा है ना, तो एग्रीगेट का मतलब ही सबको टोटल मार के आया ना, तो सबका टीडीएस काटना पड़ेगा। और परसेंटेज क्या था, अगर रिसीवर इंडिविजुअल एचयूएफ है, मैं रिसीवर पे क्यों हैमर कर रहा हूं, टीडीएस काटने वाला पेयर है, पे करने वाला, लेकिन देखना क्या पड़ता है कि सामने वाला रिसीवर कौन है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, नहीं तो 2%, ये 194C हो गया, एंड इट इज ओनली फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समवन इज डूइंग द वर्क एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, वही होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिशियन का भी आ जाता है, मैंने पता अपनी नई क्लासरूम बनाई थी ना बोरीली में, तो द इलेक्ट्रिशियन को भी मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन अपने मन से कुछ भी करके थोड़ी जाएगा, मैंने उसको बताया था कि मुझे इस क्लासरूम के अंदर 15 पॉइंट्स चाहिए, 15 इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स, इतनी ट्यूबलाइट्स चाहिए, और इधर कंप्यूटर का अलग सॉकेट चाहिए, तो मतलब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पुटअप की ना। और कभी भी हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पुटअप करते, फिर किसी से काम करवाते, तो ही वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी में टीडीएस आता है। अब है ना, कॉन्ट्रैक्ट को लेके और भी कई बातें होती है, लेकिन मैंने क्या बोला, फिलहाल अपना फोकस किस पे, थ्रेशोल्ड लिमिट और परसेंटेज याद करने में। फिर देखो अगला क्या है, अगले 3 पॉइंट, तीनों के तीनों कमीशन है, और तीनों कमीशन का थ्रेशोल्ड एक ही बार में बता देता हूं, ये देखो, मोर देन 15,000 होना चाहिए, मोर देन 15,000, और टीडीएस का परसेंटेज पता है क्या है इधर, 5%।
एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेकिन सी आने वाले 3 पॉइंट कमीशन है, कमीशन कमीशन कमीशन, सब में 15,000 और परसेंटेज 5%। लेकिन सुनो, इधर 3 कमीशन क्यों है मालूम है? देखो, पहले 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, मतलब मैं अगर LIC हूं और तुम लोग LIC के एजेंट हो और तुम लोग LIC को धंधा ला के देते हो तो LIC वाले तुमको कमीशन देती है। और LIC नहीं, आजकल तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को जो कमीशन देती है ना, उसका TDS 194 डी में आता है, याद रखना, इंश्योरेंस कमीशन। फिर 194 जी लॉटरी कमीशन। लॉटरी का धंधा कौन चलाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, लॉटरी बिजनेस का ओनर है, और लॉटरी का जो ठेला लेके बैठा होता है ना, लॉटरी का स्टॉल लेके, वो एजेंट होता है। कभी भी कोई लॉटरी का काउंटर या स्टॉल या ठेला लेके बैठा है ना, समझ जाओ वो ठेले पे बैठने वाला आदमी एजेंट होता है। तो लॉटरी बिजनेस का मालिक स्टेट गवर्नमेंट है, तो ठेले पे बैठा हुआ एजेंट होता है। और पता है इन लोग का सिस्टम क्या होता है? जो लॉटरी का स्टॉल चलाता है ना, उनको क्या बोलते हैं? तुम लॉटरियां बेचो, तुम्हें लॉटरी बेचने का कमीशन मिलेगा। कौन देता है कमीशन? स्टेट गवर्नमेंट गिव्स कमीशन टू लॉटरी के ठेले वाला, तो इसको बोलते हैं लॉटरी कमीशन। इसका सेक्शन है 194 जी, देखो ना स्क्रीन पर, 194 डी इंश्योरेंस कमीशन था, जी लॉटरी कमीशन है। सी कितने लोग हैं ना इधर मिसअंडरस्टैंड करते, ये लॉटरी विनिंग तो सर ने पढ़ाया था पहले। अरे भाई वो विनिंग्स था, वो तो क्या है, लॉटरी के ठेले पे कोई लॉटरी खरीद के लॉटरी जीत के गया, वो जीतने वाला है। अभी अपने विनर की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग क्या बोल रहे, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉटरी का स्टॉल चलाता है ना, उसको लॉटरी टिकट्स की सेल का कमीशन देती है, वो कमीशन है। फिर लास्ट देखो 194H अदर कमीशन। अरे मतलब 3 कमीशन है, इंश्योरेंस कमीशन, लॉटरी कमीशन, अदर कमीशन। अदर कमीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हूँ और मेरे एजेंट्स लोग हैं ना, मेरा प्रोडक्ट बेच के देते हैं। अरे कंपनी लोग भी अपने प्रोडक्ट्स बेच बिकवाने के लिए एजेंट्स रखते हैं। तो आज कंपनी ने अपना प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए कोई सोल सेलिंग एजेंट रखा है या फिर कोई ऐसा ही कमीशन एजेंट रखा है, तो उनको कमीशन देना है, वो भी तो कमीशन है, बट वो 194H में आता है। अरे मतलब एनीथिंग अदर देन इंश्योरेंस एंड लॉटरी कमीशन इज 194H अदर कमीशन। और सुनो, इधर 15,000 का थ्रेशोल्ड क्यों रखा है? क्योंकि इधर भी कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ जाता है। ये देखो फीलिंग दे रहा हूँ, देखो जल्दी में, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी, देखो ना, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ LIC, तो मेरे पास कोई 2-4 एजेंट होंगे कि बहुत सारे एजेंट्स होंगे? बहुत सारे। और सोचो हर एजेंट को मैं कमीशन देते टाइम TDS काटूं, पागल हो जाऊंगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, हम लोग धंधा बंद करके बैठ जावे क्या? गवर्नमेंट आपका ही काम करते रहे क्या? आर बी मैड? इससे गवर्नमेंट ने बोला हाँ यार, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे तो बहुत एजेंट्स होते, और कितने एजेंट्स तो मालूम है, 1,500 2-3 हज़ार का कमीशन काट कमाते। अब हर एक का TDS काट देंगे तो काम बढ़ जाता है। इससे इंश्योरेंस कंपनी को वरदान दिया है क्या कि चलो 15,000 की छूट है, 15,000 तक TDS काटो ही मत, तो आपका कॉम्प्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन जो एजेंट 15,000 से ज़्यादा कमीशन कमाता है ना, तो भाई वैसे लोग थोड़े कम होंगे, तो उनका TDS काटना पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्लायंस बर्डन नहीं बढ़ेगा। ये तो मैंने पहले ही बता दे, रिपीट किया है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई थ्रेशोल्ड रख के एक लिमिट तक छूट दे रही है ना, वो छूट किसके लिए? पेयर के लिए। पता है स्टूडेंट लोग तो मिसअंडरस्टैंड क्या करते हैं, जो बंदा 15,000 तक कमीशन कमा रहा है उसको टैक्स नहीं आता है। ऐसा नहीं है, अरे कमीशन कमाने वाले को तो 15 से कम मिला तो भी टैक्स आएगा, 15 के ऊपर भी टैक्सेबल। तो एक बात बताऊं, एग्जेम्प्ट इनकम की तो इस चैप्टर में बात ही नहीं होती है। TDS का चैप्टर टैक्सेबल इनकम का ही बना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना इतने तक TDS नहीं आएगा, मतलब TDS नहीं आएगा, जिस बंदे ने इनकम कमाई है वो खुद टैक्स भरेगा। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती ना, तो उसका TDS के चैप्टर में चर्चा भी नहीं होता है। तो अब इतना माइंड में बिठा के रखो, मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, हर एक इनकम टैक्सेबल है, लेकिन अगर एक लिमिट तक TDS नहीं कट रहा है, मतलब सामने वाला खुद टैक्स भरेगा, लेकिन एक लिमिट क्रॉस हुआ तो TDS कट के मिल जाएगा। पता है इसमें कोई कोई लोगों को डाउट क्या आता है, सर इधर तीनों कमीशन के लिए थ्रेशोल्ड तो सेम है,
परसेंटेज भी सेम है 5%, तो अलग सेक्शन क्यों है? तो आज की तारीख में बच्चों को लग रहा है 3 अलग सेक्शन होना थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आज की तारीख ना, पुराने जमाने पता है इंश्योरेंस कमीशन का अलग थ्रेशोल्ड लिमिट था और लॉटरी कमीशन का थ्रेशोल्ड अलग था, अदर कमीशन का थ्रेशोल्ड अलग था। जस्ट फॉर योर नॉलेज, इंश्योरेंस कमीशन में मैं ना 20 शेयर का थ्रेशोल्ड पढ़ाता था, लॉटरी कमीशन में 1000, अदर कमीशन में 5000। कितना कॉम्प्लिकेशन था, जाने दो, तुम लोग मत याद रखो ये सब। आई एम जस्ट सेइंग कि पहले हर कमीशन का थ्रेशोल्ड लिमिट अलग था, लेकिन पता है गवर्नमेंट खुद क्या रियलाइज की, व्हाई आर वी कॉम्प्लिकेटिंग द लॉ। जब टीडीएस काटना एक अंदाजन 5-10% काटना है, इट इज जस्ट एन एडहॉक अमाउंट। एडहॉक मतलब ऐसे अंदाज से थोड़ा बहुत काट लो, असल टैक्स तो जो कमा रहा है वो भरेगा ना रिटर्न भरते टाइम। हम लोग तो टीडीएस के नाम पे वैसे अंदाजन 5-10% काट रहे, उसमें हम लोग इतना क्यों सीरियस हो रहे? इंश्योरेंस कमीशन का थ्रेशोल्ड अलग, इसका थ्रेशोल्ड अलग, उससे लॉ ही कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना। तो ये गवर्नमेंट को लेट रियलाइजेशन हुआ, इससे गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज किया, चलो एक काम करते लॉ को थोड़ा सिंपल कर देते। और सिंपल करने के लिए क्या हो गया मालूम है, हर कमीशन का थ्रेशोल्ड सेम कर दिया, लेकिन सेक्शन तो पहले से बने हुए थे, तो आज भी वो 3 सेक्शन ऐसे चल रहे हैं। एक बार कोई सेक्शन अपनी जगह ले लेता है ना एक पर्टिकुलर हेडिंग के साथ, तो वैसा ही रखना पड़ता है। थ्रेशोल्ड लिमिट सेम हो गया तो क्या, सेक्शन नंबर तो पहले से बने हुए ना, तो जो भी है स्टूडेंट को तो सेक्शन नंबर भी कोड करना पड़ता है भाई। तो तुम लोग के लिए काम का है 194D बोले तो इंश्योरेंस कमीशन, 194G लॉटरी कमीशन, 194H अदर कमीशन, ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा। जबकि रूल में कुछ फर्क नहीं है, हर कमीशन में 15,000 तक टीडीएस नहीं आता है, और 15,000 के ऊपर है 5% टीडीएस आएगा। एक और चीज का क्लेरिफिकेशन है, कितने लोग को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो 15,000 छोड़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा होता है उस पर ही टीडीएस आता है। नहीं, एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ ना, पूरे पे टीडीएस आएगा। जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी को एजेंट को 20,000 दे रही है, तो पूरे 20,000 का 5% टीडीएस आएगा। ऐसा नहीं कि 15 छोड़ के ऊपर पे, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग न हो ना, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो ये क्या था अपना सी फॉर क्या, सी फॉर कमीशन। अब एक और पॉइंट सुनो, इधर सुनो, लास्ट पॉइंट है आज का, लास्ट पॉइंट 194I रेंट। रेंट होता है रेंट। रेंट में जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूँ, जैसे ये जगह तुम लोग जहाँ बैठे हो ना, ये जगह का मैं मुझे भाड़ा देना पड़ता है, और अगर मैं पूरे साल का 2,40,000 से ज़्यादा रेंट देता हूँ, कितना, 2,40,000 पर एनम, तो मुझे टीडीएस काट के देना पड़ेगा। तो मुझे चेक करना पड़े, और सी इस जगह का रेंट क्या है मुझे तो मालूम ही होगा ना। तो अगर मैं 2,40,000 पर एनम है, 2,40,000 से ज़्यादा रेंट दूंगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इधर थ्रेशोल्ड किया, इधर देखो 2,40,000, और परसेंटेज क्या मालूम, इधर देखो परसेंटेज का, इधर देखो कभी 10% तो कभी 2%। वो किस पे डिपेंड करता है मालूम है, अगर हम लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट पे करते हैं ना, इसका लैंड बिल्डिंग मतलब 4 दीवार छत और फर्नीचर, तो 10% टीडीएस काटो। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है तो 2%, करो याद, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर 10%, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 2%। सुनो, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर में टीडीएस ज्यादा क्यों है, क्योंकि लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। सुनो, जो लोग लैंड बिल्डिंग फर्नीचर भाड़े पे देते हैं ना, उन लोग का मार्जिन जोरदार होता है, अच्छा खासा कमाते हैं। लेकिन सी, जो मशीनरी भाड़े पे देता है ना, मशीनरी भाड़े पे देने वाले को क्या तो भाड़ा मिलता है, थोड़ा बहुत तो भाड़ा आता है, मशीन मेंटेनेंस में खर्चा इतना चला जाता है। जैसे आज मैं कोई बहुत बड़ी मशीन रेंट पे देता हूँ, तो पहले तो इतनी बड़ी मशीन का कोई रेंट मिलता नहीं है, जगह के रेंट तो आसमान पे चढ़े हुए जगहों के, लेकिन मशीन का रेंट ज्यादा नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत रेंट मिलता है, उसमें मशीन के मेंटेनेंस के खर्चे अलग है। तो मतलब मशीनों का रेंट कमाने वालों का मार्जिन
कम होता है, इससे गवर्नमेंट ने टीडीएस का परसेंटेज भी कम रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा रेंट किस चीजों का होता है? लैंड का, बिल्डिंग का और फर्नीचर का। अरे फर्नीचर जैसी रद्दी चीज भी है ना, लोग अच्छा खासा रेंट चार्ज करते हैं। जैसे कितने लोग हैं ना, चेयर वगैरह होते हैं, कुर्सियां वगैरह लगती है बैंकेट हॉल में, कुर्सी वुर्सी चीज के लिए इन लोग इतना भाड़ा चार्ज करते हैं। एक कुर्सी आता है 200 रुपए का, उसका रेंट इन लोग कितने लोग से 10 20 20 20 25 रुपया लेते हैं। अच्छा खासा इनकम है यार। मतलब फर्नीचर जैसी चीज में भी रेंट में इनकम, मतलब रेंट में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का भाड़ा दोगे ना, काटो दबा के 10% काट डालो। लेकिन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट की जो रेंट कमाने वाले लोगों पे रहम करो, बेचारों को ज्यादा मार्जिन नहीं है, से 2% ही टीडीएस काटना है। और एक चीज, हाँ एक सेकंड, ये क्या था, ये रेंट पर एनम है कि रेंट भले तुम महीने महीने देते होगे, रेंट भले तुम मंथली मंथली दो, लेकिन टीडीएस काटोगे नहीं, डिपेंड्स अपॉन पर एनम फिगर। जैसे मान लो ये जगह रेंट मैं महीने महीने 30,000 देता हूँ, महीने महीने 30,000 दे रहा हूँ, महीने महीने, लेकिन मुझे महीने का रेंट नहीं देखना है, पूरे साल का। पूरे साल का कितना है? पूरे साल का कितना है? 30,000 महीने का, तो साल का कितना हो गया? 3,60,000, मतलब 2,40,000 के ऊपर हुआ, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब हर महीने में जो 30,000 का भाड़ा दूंगा ना, काट के दूंगा। भले वो महीने का रेंट 30,000 है, लेकिन मैंने जजमेंट मंथली रेंट से लिया कि पूरे साल का। पूरे साल का, पूरे साल का तो 3,60,000 है भाई, तो हर महीने में रेंट में टीडीएस काटूंगा। अरे मैं तुमको नोटिस करवा रहा हूँ कि पर एनम है। अब पता है इस वक्त बच्चों का डाउट आता है, सर मतलब ये पर एनम है तो बाकी सब अमाउंट्स क्या थे? अरे बाकी ये देखो, ये 15 है, चलो इधर तो लिखा भी था एग्रीगेट और सिंगल, फिर ये 10,000 है, देखो ना, ये 5,000 5,040, ये सब क्या है? आपने सर रेंट का तो पर एनम लिखा है, लेकिन बाकी सब में पर एनम नहीं लिखा है। लेकिन एक बात बताऊं, जितने भी मैं तुमको थ्रेशोल्ड बता रहा हूं ना, ऑल दी अमाउंट्स आर एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक्ट में पता है हर सेक्शन में ऐसा लिखा है, देखो, इफ द एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 15,000 40,000 5,000, अरे वो जो मैंने अमाउंट्स बताया ना, ऑल दी अमाउंट्स आर एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर समझाए तो बताओ, सुनो ध्यान से सुनो, प्लीज सुनो, ये लास्ट चीज जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ मैं, लेक्चर छोड़ के जा रहा हूँ तुम लोग को। ये देखो, 15,000 इंश्योरेंस कमीशन, और इंश्योरेंस नहीं, हर कमीशन का थ्रेशोल्ड था। अब देखो मान लो मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मैंने किसी एजेंट को 9,000 का कमीशन दिया है, 9,000 दिया, तो उस पर टीडीएस आएगा? नहीं ना, 9,000 पे तो नहीं आता। लेकिन अभी भी साल चल रहा है मेरे दोस्त, 9,000 तो ड्यूरिंग द ईयर दिया था ना, फिर उसी साल में मैंने उसको दोबारा 9,000 दिया, तो तब माइंड में क्या आएगा, पहले भी 9,000 दिया था ना उसी साल में, और उसी साल में वापस 9 दिया, तो 9 + 9 18 हो गया है, तो 15,000 के ऊपर तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो जो पहली बार 9 था ना, उसमें टीडीएस नहीं काटा, लेकिन अगली बार जो 9,000 है ना, उसमें टीडीएस काटूंगा, और खाली 9 का के पूरे 18 का, पूरे 18 का। अरे जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है, एग्रीगेट करते रहो, जिस मोमेंट 1,00,000 क्रॉस हुआ, पिछली सब पेमेंट का टीडीएस काट दो। फिर कॉन्ट्रैक्ट में तो एक और ऑप्शन भी था सिंगल वाला, लेकिन बाकी सब में ना एग्रीगेट वाला ही है। तो सी, हर जगह मैंने तुमको रिपीटेडली नहीं बोला होगा, लेकिन अभी मैं कॉमन में बोल रहा हूं, जितने भी मैं तुमको थ्रेशोल्ड बताऊंगा ना, उसमें पर एनम देखने का होता है। एक बार मेरी तसल्ली के लिए बता दो, सुनो, बैंक इंटरेस्ट का थ्रेशोल्ड क्या था? 40,000। तो ये देखो, मैं बैंक हूं, मैं किसी कस्टमर को फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया 25,000, ड्यूरिंग द ईयर 25,000 दिया, तो 25,000 पर टीडीएस नहीं आता। फिर उसी साल में, माइंड यू इट शुड बी द सेम ईयर, उसी साल में दोबारा 25,000 उसके अकाउंट में जमा किया। पहली बार 25 था, दूसरी बार 25, तो पूरे साल का टोटल 50 हो गया।
तो पूरे 50 का टीडीएस कटेगा। 50 मतलब 40 क्रॉस हो गया ना। नहीं नहीं, पहला वाला 25 जब था ना उसमें टीडीएस आया ही नहीं, क्योंकि इट डिडंट क्रॉस 40,000 ना। तो मोमेंट इट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड यू टू डिडक्ट टीडीएस। मतलब लॉ में क्या लिखा है, वंस योर एग्रीगेट इन दैट फाइनेंशियल ईयर, वंस योर एग्रीगेट इन दैट फाइनेंशियल ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड, क्रॉसेस द लिमिट यू टू डिडक्ट टीडीएस। तो सी मेरे को बताओ, बैंक वाले ने ना पहले 10,000 दिया, फिर 10,000 दिया, फिर 10,000 दिया, फिर 10,000 दिया, 4 बार 10,000 दिया। तो चारों बार 10-10 मतलब टोटल तो अभी भी 40 ही हुआ है, तो टीडीएस नहीं आएगा। फिर 5वीं बार है ना 5,000 दिया, तो 10-10-10 4 बार 40 हुआ था, 5 ऐड हो गया तो 45 हो गया। तो पूरे 45 पे टीडीएस आएगा। अरे जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तुमको बताया ना, एग्रीगेट करके देखो, हर एक में वैसा है। ये तो क्या अभी बात क्यों छिड़ी मालूम है? ये देखो, जब मैंने इधर पर एनम लिखा ना, तो बच्चों के माइंड में सर ये रेंट का तो पर एनम आपने लिखा है, बाकी सब में लिखा नहीं लिखा, क्योंकि मैं तुमको पूरा पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ी नोट्स दे रहा हूँ, ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन इट गोज विदाउट सेइंग ऑल द अमाउंट्स आर एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट 2 पॉइंट। ये देखो जो बाद में आएंगे, इधर देखो, देख के रख लो खाली। इन दोनों में ना पर ट्रांजेक्शन होगा। किन दोनों में? जल्दी देखो, इन दोनों में लास्ट में जो सीपी वाला पॉइंट आएगा ना, इधर पर ट्रांजेक्शन बोलने वाला, पर ट्रांजेक्शन याद रखना। लेकिन बाकी सब एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। और पता है, सुनो, लास्ट बैच में ना मैंने विनिंग्स के लिए भी बोला था पर ट्रांजेक्शन, लास्ट बैच में, क्योंकि विनिंग्स में भी ऐसा लिखा था इफ द विनिंग एक्सीड्स 10,000, ऐसा नहीं लिखा था एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अभी ये भी अमेंड हो गया है, मई 24 के बच्चों के लिए अमेंडमेंट है, मई 24 के लिए। इवन विनिंग्स में भी एक्ट में क्या लिखा है, इफ द एग्रीगेट अमाउंट पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 10,000। मतलब विनिंग्स का भी है ना, जो गए बैच तक में पर ट्रांजेक्शन बोलता था ना, वो अभी एग्रीगेट हो गया है। ओके, लेट्स कंक्लूड नाउ। मई 24 के बच्चों के लिए क्या है बताओ, ऑल द अमाउंट्स शुड बी एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पर एनम है, सब पर एनम है। खाली लास्ट का 2 पॉइंट पर ट्रांजेक्शन आएगा, जो मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी तक। लेकिन पुराने बैच में तो विनिंग्स का भी पर ट्रांजेक्शन था। लेकिन ये भी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में से कि विनिंग्स के लिए लॉ ने बोला क्यों पर ट्रांजेक्शन रखा है। हाँ चलो, ये दिख रहा है ना, इधर देखो ना, इन दोनों का पर ट्रांजेक्शन तो तुमको भी जस्टिफाइड लगेगा कि हाँ बराबर, ये तो पर ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए ना। लेकिन बाकी सब में विनिंग्स को पर ट्रांजेक्शन क्यों रखा था? ये एनॉमली लॉ ने अभी नोटिस करके अमेंड कर दिया। तो आज की तारीख में बताओ क्या है, एवरीथिंग शुड बी पर एनम एक्सेप्ट टीपी विल बी पर ट्रांजेक्शन। ओके, अब है ना, इसके बाद का वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। इतना तुम लोग रिवाइज करके आ जाना, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम।